दी आइसबर्ग थ्योरी, काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर लोग वीडियोस बना रहे हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो हमने सोचा क्यों ना हम भी इसके ऊपर अपने थोड़े से ज़रा हाथ साफ कर लें। तो आ गए हैं हम यहाँ पे, जिसमें अपनी थोड़ी सी पकड़ है एग्जिस्टेंशियल आइसबर्ग। एग्जिस्टेंशियल आइसबर्ग में घुसने से पहले व्हाट इज़ आइसबर्ग, व्हाट इज़ द आइसबर्ग थ्योरी। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोलते हैं ना कि भाई दिस इज़ जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, कि भाई तुम्हें कुछ पता नहीं है, ये तो सिर्फ थोड़ी बहुत नॉलेज है तुम्हारे पास। मतलब अगर समुंदर में एक आइसबर्ग को देखोगे तो ऊपर जितना दिखेगा हमें लगेगा बहुत बड़ा है भाई, लेकिन वो सिर्फ टिप है। नीचे और गहरा है वो, और डार्क है वो। जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे और उसका ब्लूइश टोन होता जाता है, मतलब और ज़्यादा डार्क होता जाता है। उसका पैरेलल ड्रॉ करते करते एक आइसबर्ग थ्योरी निकाली गई कि कुछ चीज़ें होती हैं जो हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बात करते हैं, जो पानी के ऊपर होती है, विच इज़ द टिप ऑफ द आइसबर्ग। कुछ चीज़ें बहुत गहरी होती है, डार्क होती हैं, जो हमारे सबकॉन्शियस में स्टोर्ड होती हैं, तो वो पानी के नीचे होती हैं। तो उसके बारे में कोई बात करता नहीं है जब तक बात करी ना जाए। तो यहाँ पे सोचा गया कि भाई इसी कॉन्सेप्ट को लेके बनाया जाए। वैसे तो इंटरनेट पे देखो तो बहुत अलग अलग तरीके के एग्जिस्टेंशियल आइसबर्ग्स होते हैं, बट मैंने सबसे इजी उठाया। कम्युनिटी पोस्ट पे भी मैंने कुछ डाला था, लेकिन उसको छोड़ के मैंने सबसे इजी वाला एग्जिस्टेंशियल आइसबर्ग उठाया, जिससे कि बाकी लोग डी एलियनेट ना हो जाए, सब लोग को हम लोग पकड़ के लेके चलें। और अगर इसके ऊपर रिस्पॉन्स आया, मतलब 3,000 प्लस लाइक्स आए, तो मैं एग्जिस्टेंशियल आइसबर्ग थ्योरी या आइसबर्ग थ्योरी इन जनरल, फिलॉसफी आइसबर्ग होता है, माइंड आइसबर्ग होता है, कॉन्शियसनेस आइसबर्ग होता है, बहुत तरीके के आइसबर्ग्स हैं, उसको लेके अलग से और भी वीडियोस बनाए जाएंगे। देखते हैं, डिपेंड्स ऑन द एंगेजमेंट दैट दिस वीडियो गेट्स। अभी क्या है कि ये जो यहाँ पे एग्जिस्टेंशियल आइसबर्ग में जो प्लेसमेंट करी गई है कॉन्सेप्ट की, उसकी अरेंजमेंट से मैं पूरी तरीके से एग्री नहीं करता, और हो सकता है आप में से बहुत लोग उसमें से एग्री ना करें। तो अपनी प्रायोरिटी नीचे कमेंट सेक्शन में जाके ये लिख सकते हो, यहाँ पे कोई दबाव है नहीं। आज जो हमने हरा सा ये कपड़ा पहना है, ये ज़रा हम थोड़ा अमित पसीतो जो एक जानवर है आता है उसके तरह लग रहे हैं, बट हमारी थोड़ी सी बाइसेप बुइसेप दिख रही है, तो हम थोड़े से खुश हैं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी दिख रही है, ज़्यादा है नहीं। अब ये जो कॉन्सेप्ट हैं, ये हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डीप रूटेड है। हो सकता है हम इनके बारे में सोचें नहीं, हो सकता है हम इनके बारे में बात नहीं करें, लेकिन ये हमारी एग्जिस्टेंस का एक बहुत बड़ा पार्ट है। और इस एग्जिस्टेंशियल आइसबर्ग के एंड तक आते आते एग्जिस्टेंस जो मैंने ऐसे वेगली शब्द फेंक दिया ना, उसके ऊपर भी हम सवाल उठाना शुरू कर देंगे। इसमें से बहुत ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो तुम में से भी बहुत लोगों को कभी ना कभी पता लगे होंगे, अपने आप में फील हुए होंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आएगी तो तुम्हें लगेगा आहा यार, ये तो मैंने भी सोचा है। हो सकता है, क्योंकि मेनी थिंग्स आर वेरी कॉमन। तो अगर आपको लगे कि मुझसे बेटर इस कॉन्सेप्ट का इंटरप्रिटेशन दे सकते हो, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, जाके दे सकते हैं। सबसे पहला, गॉड मेड एवरीथिंग, एक काफ़ी फंडामेंटल ये स्टेटमेंट है, इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ल्ड है कि गॉड ने सब कुछ बनाया। अब जो लोग परेशान हैं अपनी ज़िंदगी से, दुखी हैं, है ना, होता है ना, बंदे बंदे परेशान कर देते हैं ज़िंदगी में, तो सफरिंग आती है, तो हम ब्लेम कर देते हैं इस क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड को कि भाई ये क्यों ही दुनिया बनाई है गॉड ने। और फिर दूसरे तरीके के लोग आते हैं, वो बोलते हैं ये दुनिया इतनी खूबसूरत है, इतनी इंटरेस्टिंग है, इतना मज़ा आता है, तो वो क्रेडिट करते हैं उस मज़ेदार चीज़ को, उस खूबसूरती को, इस दुनिया को, गॉड को। तो दोनों तरफ से लोग आते हैं। एक बोलता है गॉड ने दुनिया बना दी, मैं परेशान हूँ, और एक ने बोले दुनिया इतनी खूबसूरत है, गॉड ने क्या दुनिया बनाई है, मज़ा आ गया। अब गॉड जो है, दैट समवन जो हम बात कर रहे हैं, समवन क्रिएटेड समथिंग, जो दैट समवन है वो एक एंटिटी हो सकता है, वो एक बीइंग हो सकता है, बट पर्टिकुलरली दैट पर्टिकुलर थिंग इज़ मेटाफिजिकल। मतलब हम उसको अपनी फिजिकल रियलिटी में समझ नहीं सकते हैं। इट इज़ बियॉन्ड आवर लॉज ऑफ फिजिक्स, या हमारे फिजिकल लॉज उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं गॉड को लेके, विच इज़ गॉड मेड एवरीथिंग। वाई गॉड मेड एवरीथिंग? क्योंकि गॉड इज़ ऑमनीपोटेंट, ऑमनीपोटेंस आती है कि गॉड इज़ ऑल पावरफुल, गॉड कुछ भी कर सकता है। गॉड ऐसी ऐसी चीज़ें जो हमें लगता है इलॉजिकल हैं, वो टास्क और वो फीट्स परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद आता है ऑमनी प्रेजेंट, गॉड इज़ एवरीवेयर, गॉड हर जगह है, यू डोंट नीड टू फाइंड गॉड समवेयर। तीसरा, ऑमनी साइंस, मतलब गॉड नोज एवरीथिंग, सारी नॉलेज, सब चीज़ों का ज्ञान, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भाई जो हॉकिंग वगैरह देना चाह रहे थे, वो गॉड को पता है। फिर ऑमनी बेनेवोलेंस, मतलब गॉड इज़ वेरी गुड, गॉड इज़ ऑल गुड। अब इसके काउंटर्स आते हैं जिसके बारे में हम आगे बात करते हैं, बट दिस इज द फंडामेंटल क्वेश्चन, टॉप टिप ऑफ द आइसबर्ग, गॉड मेड एवरीथिंग।
फिर आता है गॉड डजंट एग्जिस्ट। अब यहाँ पे कुछ सेक्ट के लोग आते हैं, वो बोलते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में दोस्त इतने बोर हो गए थे कि हमने गॉड का कॉन्सेप्ट क्रिएट कर दिया। गॉड एक प्रॉमिस नहीं है, गॉड एक नेसेसिटी है, कोई ऐसी चीज़ जो हमें प्रॉमिस नहीं करी गई है बट हमारी ज़रूरत थी तो हमने गॉड को बना दिया। भाई जो लोग कहते हैं गॉड डजंट एग्जिस्ट, वो यूजुअली आर्गुमेंट देते हैं कि भाई देयर आर नेचुरल लॉज इन प्लेस, नेचुरल लॉज हैं हर जगह, और हम लोग उन नेचुरल लॉज को, कोई भी चीज़ें हैं, कोई भी जानवर है, कोई भी पक्षी है, कोई भी पेड़ है, कोई पानी ही ले लो, उस सबको हम ट्रेस बैक कर सकते हैं एवोल्यूशन से। तो गॉड का यहाँ पे क्या काम है भाई? सब कुछ तो एवोल्यूशन की वजह से हुआ। अगर गॉड इतना ही पावरफुल था तो बिलियंस ऑफ ईयर्स क्यों लग गए सबको सब चीज़ें बनने में, है ना भाई? इंटरफेयर भी तो कर सकता था गॉड और फट से चीज़ें बन सकती थी। अभी तो भैया बिलियंस ऑफ ईयर हमने ये भी रैंडमली फेंक दिया। अभी आगे चलते जाओ एग्जिस्टेंशियल आइसबर्ग में, अभी समझ में आएगा कि जो बिलियन ईयर्स भी है ना, ये भी बहुत पेचीदी चीज़ है भाई। यहाँ पे एक प्रिंसिपल आता है जिसका नाम है ऑकम्स रेजर। वो ये स्टेट करता है कि जो सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन होती है किसी भी चीज़ की, वो बेस्ट होती है। लोग चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करना चाहते हैं, लोग चीज़ों को मुश्किल बनाना चाहते हैं। नहीं 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 भाई, चीज़ बहुत सिंपल है, उसको इतना कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। और जितना सिंपल चीज़ को रखोगे उतने ही ईजिली चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाओगे, एंड दैट इज़ द बेस्ट एक्सप्लेनेशन। और अगर कुछ हो रहा है इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में, जो हम कह रहे हैं कि देयर इज़ समथिंग हैपनिंग, वो इन्हीं रीजन्स की वजह से हो रहा है। और वो रीजन्स नेचुरल लॉज की वजह से आ रहे हैं, वो रीजन्स गॉडली इंटरफेरेंस डिवाइन की वजह से नहीं आ रहे हैं। तो अपना दिमाग खोलो। अब यहाँ पे कुछ लोग आते हैं जो ये कहते हैं कि हम पूरी तरीके से नहीं कह सकते गॉड एग्जिस्ट और गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, तो वो अनसर्टेनिटी में रहते हैं। दोज पीपल आर एग्नोस्टिक। फिर कुछ लोग आते हैं, वो ये बोलते हैं कि इस दुनिया में या इस यूनिवर्स में गॉड की एग्जिस्टेंस को सपोर्ट करने के लिए एनफ डेटा नहीं है, एनफ एविडेंस नहीं है, एम्पेरिकल डेटा बोल सकते हो। तो हम तो भाई गॉड के ऊपर नहीं मानते जब तक तुम कोई डेटा लेके ना हो और प्रूफ करो गॉड एग्जिस्ट। ठीक है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ डाल देते हैं। वैसे तो डिबेट जब चलती है, दोनों पार्टीज एक दूसरे को बर्डन ऑफ प्रूफ लाने को बोलती है, बट ये लोग बर्डन ऑफ प्रूफ डाल देते हैं और ये कहलाते हैं एथीस्ट। ये बहुत जो है ना लॉन्ग इलेबरेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत इसमें लूप होल्स हैं, बहुत फैलेसीज हैं, और इसमें काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी बहुत होते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए अलग से लेक्चर्स चाहिए, बट यहाँ पे हमें सब चीज़ों को जल्दी जल्दी कवर करना है। फिर आता है बिग बैंग थ्योरी। अगर हम चलो एक पल को मेटाफिजिक्स से दूर हट जाएं, एब्स्ट्रैक्ट बातों से, हवा और जादुई बातों से दूर हट जाएं, तो जो सबसे क्लोजेस्ट साइंटिफिक थ्योरी है जिस पे साइंटिस्ट और साइंस भी बिलीव करता है, दैट इज द बिग बैंग थ्योरी। इसकी सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन ये है कि भाई साहब 13.8 बिलियन ईयर्स अगो, अप्रॉक्सीमेटली 13.8 बिलियन ईयर्स अगो, देयर वाज एन एक्सप्लोजन, और उस एक्सप्लोजन से ये यूनिवर्स बना। तो भाई लोग सवाल पूछते हैं बिग बैंग से पहले क्या था? बिग बैंग से पहले यूनिवर्स एक छोटे से कॉन्सेंट्रेटेड डॉट में था जो कि हम शायद देख भी नहीं सकते। बहुत डेंस था, बहुत गर्म था और बहुत छोटा था। फिर वो फटा, और जब से वो फटा है तब से वो कूल डाउन हो रहा है और तब से वो एक्सपैंड कर रहा है, वो बाहर जाया जा रहा है, बाहर जाया जा रहा है, उसके ऊपर कोई रोक नहीं है। अब क्या है कि साइंटिस्ट को एक और डाउट होता है कि भाई ये जो यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, क्यों एक्सपैंड कर रहा है, किस लिए एक्सपैंड कर रहा है? भाई हमारी गाड़ी में थोड़े से पेट्रोल डालें, थोड़ा आगे नहीं चल पाती है भाई साहब, पेट्रोल खाली हो जाता है। ये ऐसी क्या एनर्जी है जो इसको एक्सपैंड करने में मदद कर रही है? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी है जिसके ऊपर बहुत सॉलिड रिसर्च चल रही है। ऑलमोस्ट 70% ऑफ द यूनिवर्स जो है इस एनर्जी से बना है, विच इज़ द डार्क एनर्जी, विच इज़ द रीज़न ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ दिस यूनिवर्स। तो जो भी है, बहरहाल जब बिग बैंग हुआ, सबसे पहले क्वार्क्स बने, फिर प्रोटॉन बने, न्यूट्रॉन्स बने, और उसके बाद फ्यूजन बना, फ्यूजन हुआ, जिसकी वजह से सब कुछ इस यूनिवर्स में क्रिएट हुआ है। तो अगर इसकी थोड़ी साइंस में जाए तो साइंस वैसे हो ही गई, बट यूनिवर्स जब इनिशियली बना था तो 75% हाइड्रोजन था, 25% हीलियम था। और साइंटिस्ट ने फिर सवाल उठाया, लोगों ने सवाल उठाया कि भाई जो डार्क एनर्जी, तुम्हें कैसे पता है डार्क एनर्जी एग्जिस्ट करती है? तो लोगों ने बोला कि जो डार्क एनर्जी है ये ना तो अपनी कोई लाइट एमिट करती है, ना तो लाइट के साथ इंटरेक्ट करती है, तो एक तरीके से ये इनविजिबल हो गई है। और यही एक ऐसी एनर्जी है, यही एक ऐसी चीज़ है पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में, विच इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। कोई भी चीज़ इतनी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है जितनी ये डार्क एनर्जी है। फिर आता है रिलीजन कॉम्प्लेक्सिटी। रिलीजन जितने कॉम्प्लेक्स होते हैं उतने असल में है नहीं।
आज की डेट पे लोगों को रिलीजन का मतलब दंगे, रिलीजन मतलब एक दूसरे को नीचा खींचना, रिलीजन मतलब मैं बेहतर मैं बेहतर, भक्ति भावना तो दूर की बात है। अगर रिलीजन बहुत सिंपल होता तो दुनिया में सिर्फ एक ही रिलीजन होता, इतने सारे रिलीजन नहीं होते। रिलीजन में माइथोलॉजी है, स्पिरिचुअलिटी है, एथिक्स है, मॉरल्स हैं, वैल्यूज़ हैं, सब कुछ है, और पर्टिकुलरली एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ों का। और मेजरली जो आर्ग्यूमेंट चल के आता है दैट इज़ रिलीजन इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ एवोल्यूशन। पहले इंसानों को खाना चाहिए था तो उस तरीके के रिलीजन डेवलप हुए, खाने के अराउंड रिलीजन डेवलप हुए। उसके बाद इंसान को शेल्टर चाहिए था तो थोड़े और कॉम्प्लेक्स हुए, रिलीजन उस तरीके से डेवलप हुए। उसके बाद इंसान को एग्रीकल्चर करना था तो इंसान ने दान देना शुरू किया, सैक्रिफाइसेस देना शुरू किया। फिर इंसान के पास सब कुछ आ गया, घर छत पानी अनाज सब कुछ आ गया, तो उसको सोशल गैदरिंग करनी थी, सोशल स्किल्स इंप्रूव करने थे। तो आगे जैसे जैसे आप जाते जाओ सोशल रिलीजन्स आने लगे। फिर आगे और बढ़ते बढ़ते अब इकोनॉमी बनने लग गई, शहर बनने लग गए, तो सोशो इकोनॉमिक सोसाइटीज़ जो बनने लग गई उसको संभालने के लिए भी कोई रिलीजन चाहिए। भाई लोग ऐसे तो सुनने नहीं वाले, तो किसका डर डाला जा सकता है? एक ऐसे एंटिटी का जिसको कोई देख नहीं सकता। तो उनको डेवलप करने के लिए और कॉम्प्लिकेटेड रिलीजन बने। तो जैसे जैसे अब रिलीजन की टाइमलाइन देखेंगे, अब्राहमिक रिलीजन तक आते आते रूल्स एंड रेगुलेशंस और सॉलिड बनते जा रहे हैं, शादी को लेके, विवाद को लेके, प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेके, है ना। तो जैसे जैसे अब आगे बढ़ते जाएं वो और कॉम्प्लेक्स होता जाता है। फिर आता है एथिज्म। भाई साहब बहुत बाहों खड़ी होंगी, आईब्रोज ऊपर जाएंगी, और सब अलग अलग तरीके की डेफिनेशन देते हैं एथिज्म की। सबके लिए एथिज्म अलग होता है, और आजकल तो बहुत तरीके के एथिज्म्स आने लग गए हैं। बट एथिज्म इज़ नॉट अ बिलीफ। अगर बहुत सिंपलिस्टिक टर्म में हम तोड़ें, कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, आपकी डेफिनेशन अच्छी तो वेल एंड गुड। एथिज्म इज नॉट अ बिलीफ बट अ लैक ऑफ बिलीफ ऑन वॉट, ऑन गॉड, पर्टिकुलरली द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। अब यहाँ पे लोग आर्ग्यूमेंट ये देते हैं कि ये तो एक पैराडॉक्स हो गया। एथिस्ट कह रहे हैं कि दे डोंट बिलीव बट दे एक्चुअली बिलीव ऑन अ बिलीफ सिस्टम विच इज़ एथिज्म। मतलब तुम कह रहे हो यू डो नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड बट स्टिल यू आर बिलीविंग दैट यू डोंट बिलीव ऑन गॉड। तो ये तो भाई एक पैराडॉक्स हो गया। तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिलीफ ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिलीफ एक एंटिटी पे है, थिंग पे है, या बिलीफ एक वैल्यू सिस्टम पे है, या ये बिलीफ एक फिलोसफिकल स्कूल ऑफ थॉट पे है। लोग बिलीफ और फेथ उसको इतना लीनियर देखते हैं ना, उसको समझना नहीं चाहते हैं। थियोलॉजी में जाओगे तो बिलीफ फेथ इज़ वेरी वैलिड, वेरी वैलिड, बहुत खुला हुआ है, ठीक है। वहाँ पे भी बहुत केसेस में सिंगुलर लोग ले जाते हैं, बट इट इज़ वेरी वैलिड, राइट। और उसमें अगर आप पर्सपेक्टिविज्म नहीं लाओगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। अलग अलग एंगल से उस प्रॉब्लम को नहीं देखोगे ना, गलती हो जाएगी। तो यहाँ पे बिलीफ इज़ नॉट कि भाई ही डज नॉट बिलीव या ही बिलीव्स। बिलीफ का जैसे आइसबर्ग की बात करें ना, एक बिलीफ सिस्टम का भी आइसबर्ग बन सकता है। मैं ही उसके ऊपर 6 से 8 घंटे का लेक्चर पेल सकता हूँ, लेकिन वो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि आधे लोगों के बाउंसर जाएगा, विच आई डोंट वांट टू डू। और मैंने गालियाँ नहीं चाहता कि भाई ये क्या बोल गया, ये समझ में ही नहीं है हमारे, बट दिस इज़ वॉट इट इज़। जो थीस्ट हैं वो ये कहते हैं कि वी बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। वो एक एसर्शन डालते हैं, वी एसर्ट कि देर इज़ द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। हाउ दीज आर प्रेमाइसिस, हमारे प्रेमाइसिस ये हैं और ये है हमारे उसके आर्ग्यूमेंट्स, आप इससे कंक्लूजन निकाल दें, ठीक है। थीस्ट का सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट रहता है विच इज़ द फर्स्ट मूवर, कि कुछ ना कुछ आने के लिए पहले कुछ ना कुछ तो होगा। नथिंग से समथिंग तो क्रिएट नहीं होगा, देयर शुड बी समथिंग, तभी तो कुछ ना कुछ आएगा। और पहली हम सब मूव कर रहे हैं, एवरीथिंग इज मूविंग अराउंड, सो देयर शुड बी एन अनमूव्ड मूवर विच इज़ देयर, जो कभी नहीं मूव किया। तो ये सब मैंने लेक्चर्स में बनाया, थॉमस एक्विनास, रेने देकार्त, प्लेटो, ये लोग प्री सोक्रेटिक फिलोसफर्स, ये लोग अपने आर्ग्यूमेंट्स देते रहते थे। तो उस पर आप जाके देख सकते हैं, पूरा चैनल ही उसी पे। एथिस्ट का काम है उन एसर्शंस को रिजेक्ट करना। बहुत सारे रीजंस आते हैं, रीजनिंग से एक एसर्शन बनता है। एथिस्ट लोग कहते हैं कि भाई हम तो इन रीजंस को मानते ही नहीं, और ये कहते हैं कि अगर आपकी बिल्डिंग एसर्शन की बहुत सारे रीजंस के थ्रू खड़ी हुई है, इशारा ठीक नहीं था, बहुत सारी रीजंस के थ्रू खड़ी हुई है, अगर उसमें एक भी रीज़न गलत हुआ, एक भी रीज़न में लॉजिकल फैलेसी, जो बहुत बड़ा जेंजी टर्मिनोलॉजी, एक भी लॉजिकल फैलेसी हुई तो आपका पूरा स्ट्रक्चर गिर जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ एथिज्म है, बट यहाँ पे मैं एथिज्म का एक जनरल ओवरव्यू देना चाहता था, तो वो ये है।
फिर आता है इन्फिनिट यूनिवर्स। भैया किसने किसने एवेंजर्स एंड गेम देखी है, ये हाथ खड़ा करो। मैं तो देख नहीं सकता, बट आपने अगर हाथ खड़ा किया तो बहुत बढ़िया बात है। उसमें क्या होता है, इन्फिनिट यूनिवर्सेस हैं, रेप्लिकाज हैं, काइंड ऑफ मिरर इमेजेस हैं। हर यूनिवर्स में मेरी एक कॉपी है, मेरी एक कॉपी एग्जिस्ट करती है। हो सकता है उस यूनिवर्स के लॉज अलग हो सकता है उस यूनिवर्स की नेचर अलग हो, उस यूनिवर्स की फिजिक्स अलग से काम करते हो, उसकी एथिक्स अलग हो सकता है मैं उस यूनिवर्स में प्रेसिडेंट हूँ, हो सकता है मैं उस यूनिवर्स में बड़ा क्रिकेटर हूँ, या मैं इस यूनिवर्स में हो सकता है सब्जी बेचने वाला हूँ, मैं कुछ भी हो सकता हूँ। बट दे आर मल्टीपल इमेजेस विच आर को एग्जिस्टिंग। ऐसा नहीं कि आगे पढ़ेंगे, बहुत थ्योरीज हैं, बट इसमें जो इन्फिनिट यूनिवर्स में है वो एक साथ एग्जिस्ट कर रही हैं। मैं यहाँ बैठ के लेक्चर दे रहा हूँ, हो सकता है मेरे उस यूनिवर्स में कोई एक्टर हो जिसकी अभी स्क्रीनिंग चल रही हो, जो मेरा पैरेलल यूनिवर्स नहीं, मेरा जो दूसरा यूनिवर्स है, तो सारे को एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ की रूट जो इस कॉन्सेप्ट की रूट जो थी वो एनाक्सिमेंडर के कॉन्सेप्ट से शुरू हुई थी। एनाक्सिमेंडर एक प्री सोक्रेटिक फिलोसफर थे, उन्होंने अपैरन के बारे में कहा था कि अपैरन इज इन्फिनिटी, उसी से सब कुछ निकलता है, उसी में जाके सब कुछ मिल जाता है। हाँ मानता हूँ, ये वेदांता में भी आता है, इंडियन फिलॉसफी में कॉन्सेप्ट आता है, मानता हूँ भाई, हमारे एंड पे भी ये सब थ्योरीज के ऊपर काम किया गया था। बट दिस इज वेयर इट स्टार्टेड वेस्टर्न फिलॉसफी में, वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट की बात करो, वेस्टर्न फिलॉसफी में यहाँ पे ये चीज़ें शुरू हुई। यहाँ पे एनाक्सिमेंडर ने ये कॉन्सेप्ट दिया, ये थोड़ी सी गाली भी पड़ी उनको इस चीज़ के लिए कि भाई देयर आर इन्यूमरेबल वर्ल्ड्स, बट इस चीज़ को आगे डेवलप किया अराउंड 16-17 सेंचुरी में डेवलप किया गया। ये जियोर्दानो ब्रूनो मार्स नहीं, जियोर्दानो ब्रूनो जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डेवलप किया। इन्होंने कहा कि यूनिवर्स इनफाइनाइट है। उस टाइम पे सोचो ये चीज़ कहनी, यूनिवर्स इनफाइनाइट है, उसका कोई सेंटर नहीं है, और यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ मेनी वर्ल्ड्स। हमारी एक दुनिया है, वो बहुत सारी और भी दुनिया है, और जो स्टार्स हम कहते हैं, स्टार्स को हम जादुई समझते हैं, दोज आर जस्ट सन्स, और हर सन के अराउंड प्लैनेट्स हैं जो उसको ऑर्बिट कर रहे हैं। तो भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थ्योरी हो गई, और इस वजह से ही वॉज बर्न टू द स्टेक। उस वक्त चर्च के द्वारा उनको पनिशमेंट मिली कि भाई ये भड़का रहा है, भड़काओ भाषण है, और उनको जो है जला दिया गया। उनका उसी चीज़ में जो उनका योगदान था वो बहुत बड़ा था। बट आगे एक और थिंकर आए जिनका नाम था थॉमस डिग्स ने बोला कि भाई मैंने ब्रूनो से 8 साल पहले ही, वो अपनी लेके आ गए कि भाई मैंने 8 साल पहले ही कर दिया था ये कॉन्सेप्ट इजाद। और इनका कहना था कि देर आर इन्फिनिट नंबर ऑफ स्टार्स, बहुत अनगिनत स्टार्स हैं, और ये स्टार्स अलग अलग डिस्टेंसेस पे प्लेस्ड हैं, इनके बीच का कोई डिस्टेंस, एक डिस्टेंस सेम नहीं है, बहुत सारे डिस्टेंसेस हैं। और जैसे अभी हम बोलते हैं कि यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, इन्होंने कहा यूनिवर्स इज नाइदर एक्सपैंडिंग नॉर कॉन्ट्रैक्टिंग, वो कांस्टेंट है, जिस फेज में है उसी फेज में है। फिर आता है सिमुलेशन थ्योरी। भाई साहब एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट विच इज़ बेसिकली फिलॉसफी और कंप्यूटिंग दोनों में होता है, बट यहाँ पे हम लोग फिलॉसफी पे फोकस करेंगे। वीडियो गेम खेला होगा भाई सबने, है ना? अगर GTA ग्रैंड थेफ्ट ऑटो सीरीज़ खेली होगी तो मज़ा आता है भैया, गाड़ी घुमाते हैं, लोगों पे चढ़ाते हैं, मॉर्बिड हो गया ये, बट चल रहा है, मज़े आ रहे हैं, पब में जा रहे हैं, अपनी गर्लफ्रेंड बनाई भी हो इसमें, डिजिटल गर्लफ्रेंड, और उसी के साथ डेट पे जा रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है, गोलियां बंदूकें चला रहे हैं। मुझे ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए थी, गलत बोल दिया मैंने। तो ये वैसा ही है, ये दुनिया वैसी ही है, एक एनालॉजी की तरह है। और ये एनालॉजी ये कहती है कि हमारी बॉडी हार्डवेयर की तरह है, जैसे कंप्यूटर होता है ना, बॉडी हार्डवेयर की तरह है, और हमारा माइंड सॉफ्टवेयर की तरह है। ये एक सिमुलेशन है, एक हायर बीइंग है जिसने हमारा सिमुलेशन बनाया है, और ऐसे इन्फिनिट सिमुलेशन से बहुत सारे अनगिनत सिमुलेशन है जो एग्जिस्ट करते हैं। बट ये थ्योरी एक टाइम पे जाके ज़रा टूट जाती है। मैं यहाँ पे बताता हूँ क्यों, क्योंकि ये पर्टिकुलरली थ्योरी ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए वैलिड नहीं है। अगर ये थ्योरी वैलिड होगी तो ह्यूमन एग्जिस्टेंस वैलिड नहीं होगी। बताता हूँ कि एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं, ज़रा मेरे साथ रहना। लेट्स से तुम्हारे पास 2 बैग हैं, राइट? दोनों बैग सेम ही साइज़ के हैं, दोनों बैग में बॉल्स हैं। एक बैग में 10 बॉल्स हैं, सब पे नंबरिंग लिख रखी है, 1 2 3 4 5 6, 10 बॉल्स हैं। एक बैग में 1 मिलियन बॉल्स हैं, 1 2 3 अप टू ... अप टू n ले लें, अप टू 1 मिलियन। ठीक है भाई, 2 बैग्स हैं। अब आपको बोला जाए कि बॉल चूज़ करिए दोनों बैग में से किसी एक में से। अब आपने बॉल निकाली, 5 नंबर की बॉल चूज़ करने को बोला, चलो हमने 5 नंबर की बॉल निकाली। अब तुम बताओ
क्या चांसेस हैं जो तुमने बॉल निकाली वो कौन से बैग की होगी ना, तुम बताओ भैया। क्या जवाब आया है ना? अगर तुमने मिलियन वाले बोला तो तुम निकल लो भाई, ये हो नहीं सकता, इतनी अच्छी किस्मत, अगर किस्मत पे आप भरोसा करते हैं तो होती नहीं है किसी की। बट अगर आप उसको रियलिस्टिकली देखें तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी उस बैग की है जिसमें सिर्फ 10 बॉल्स हैं, क्योंकि ऑप्शंस कम है ना। तो बॉल चूज़ करोगे तो एक बॉल निकल जाएगी, 1 मिलियन में कहाँ बॉल ढूंढोगे। तो ऐसे ही जब हम इन्फिनिटी की बात करें तो अगर हम बोलें ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन्फिनिटी तक जा रही है, तो जितना इन्फिनिटी तक बढ़ता जा रहा है, यहाँ बढ़ता जा रहा है ना, जैसे ग्राफ इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, इधर ग्राफ का मिरर इमेज प्लॉट हो रहा है, जो कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस की प्रोबेबिलिटी कम होती जा रही है। भाई जितना ऊपर जाओगे उतनी ही, जितना नंबर्स में आगे बढ़ोगे उतनी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी ना कि हम यहाँ पैदा होने वाले हैं। तो भाई हमारी तो एग्जिस्टेंस आगे जाते जाते इन्फिनिटी की तरफ तो निगेटिव हो जाएगी, हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो नल ही हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी। तो चांसेस ऑफ बीइंग बॉर्न बिकम्स इनएलिजिबल या फिर इनएग्जिस्टेंट। तो ये थ्योरी अपने आप में फेल कर जाती है। ये कॉन्सेप्ट वैसे अपने में बड़ा इंटरेस्टिंग है। जिसने मेन इन ब्लैक देखी है उसको पता होगा, मेन इन ब्लैक में स्पॉइलर अलर्ट, मेरे को गाली पड़ती है स्पॉइलर अलर्ट दे देने, स्पॉयलर्स दे देने के लिए, बट स्पॉइलर अलर्ट, मेन इन ब्लैक जो 1 थी उसमें क्या होता है, विल स्मिथ होता है ऑब्वियसली, और एंड में जब वो मूवी एंड होती है, मैन इन ब्लैक 1 में ही था जहाँ तक मुझे याद है, देखता है कि हमारा जो यूनिवर्स है या हमारी जो गैलेक्सी है वो किसी एलियन के कंचे की तरह है, कि कोई एलियन हमारे साथ खिलवाड़ कर रहा है। तो इमेजिन करो भाई, अगर सही में किसी ने यूनिवर्स, ये दुनिया जिसको लेकर हम इतने परेशान हैं, वो सिर्फ खिलवाड़ में क्रिएट करी हो, वो सिर्फ मजाक में क्रिएट करी हो, और हम इसको इतना सीरियसली ले रहे हैं, हम जो कुछ भी करते हैं वो एंटिटी सब कुछ देख रहे हैं। अब तुम उसको गॉड बोल दो, मतलब मैं अभी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिमुलेशन थ्योरी बोल रहा हूँ, ठीक है। अब उसको तुम गॉड बोल दो, उसको तुम एलियन बोल दो, उसको तुम जादू नीला गोटा बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो आप, है ना, बट वो आपको सब कुछ करते हुए देख ज़रूर रहा है। फिर हम आते हैं फर्मी पैराडॉक्स। एक इंसान ने एक सवाल पूछा, वेयर इज़ एवरीबडी, भाई कहाँ हैं सब लोग। ये दुनिया के लिए नहीं पूछा, आसपास सब लोग हैं, बट ये यूनिवर्स के लिए पूछा, एक यूनिवर्स के लिए सवाल था। और ये कहा एनरिको फर्मी, एक इटालियन अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्टेटमेंट कहा, फिजिसिस्ट थे पर्टिकुलरली, इनको आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न न्यूक्लियर साइंस भी कहा जाता है। तुम एक चीज़ इमेजिन करो, हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, उसमें 100 बिलियन से लेके 400 बिलियन तक स्टार्स हैं, हर स्टार्स के अपने प्लैनेट्स हैं, हर प्लैनेट्स के अपने मून्स हैं, और इस पूरे यूनिवर्स में ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि किसी एक गोले के ऊपर यहाँ पे लाइफ हो, जैसे अर्थ पे हो सकता है, कहीं और पे भी हो, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। बट स्टिल देयर इज़ लैक ऑफ एविडेंस कि इंटेलिजेंट लाइफ एग्जिस्ट करती है। यार ये थॉट ना अपने आप में ही बहुत स्केरी है कि हम अकेले नहीं हैं। हो सकता है इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करती हो, ये भी बहुत स्केरी है, और हो सकता है वो नहीं करती हो, ये भी बहुत स्केरी है। वो करती है तो हो सकता है हमको एनाइलेट कर दे, हमें ख़त्म कर दे, हमारे ऊपर वो कंट्रोल ले आए। इट इज़ वेरी वियर्ड, एवरीथिंग विल कोलैप्स, पूरा रिलीजियस सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा अगर कोई अलग से इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म मिलती है हमें, है ना, आगे हमारे से हाथ मिला रही है। और अगर वो नहीं एग्जिस्ट करती तो वो भी बहुत डरावना है कि हम इस पूरे खाली बड़े से यूनिवर्स में अकेले हैं। यहाँ पे कुछ लोग क्लेम करते हैं कि जो बाकी सिविलाइजेशंस है या जो बाकी इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म है अलग प्लैनेट्स पे, वो इतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस है कि उनको हमसे मतलब नहीं, वो हम उनके लिए अभी एक बैक्टीरिया की तरह है। वो अगर हमसे कांटेक्ट करेंगे तो उनका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, और वो हमें कुछ शायद देना भी ना चाहे, अगर वो दे भी तो हम उसको यूटिलाइज ना कर पाए, इसलिए वो हमसे कांटेक्ट ही नहीं करना चाहते। बट बहुत लोग ये भी क्लेम करते हैं कि अर्थ सिर्फ एक ही अर्थ है। देयर वेर मैनी सिचुएशंस दैट केम इनटू वन परफेक्ट थिंग, मतलब ग्रेविटी परफेक्ट थी, मून का डिस्टेंस परफेक्ट था, सन का डिस्टेंस परफेक्ट था, और वो एक बहुत ही सुपर 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 रेज टू द पावर 10 प्रोबेबिलिटी थी, सुपर रेयर था कि अर्थ बन पाए, और ऐसा कोई अर्थ हो नहीं सकता। बट स्टिल क्यूरियोसिटी, हम जिज्ञासा से भरे हुए प्राणी हैं, क्यूरियस फूल्स वी आर। 5 सितंबर 1977 में यूएस ने वोयाजर 1 भेजा स्पेस में। वैसे तो वोयाजर 1 की बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, उनमें से एक था कि प्लैनेट्स के पास से जब वो फ्लाई बाय करेगा तो उसको जो है उनके डेटा लेगा, और उनके बारे में जो डेटा है वो अर्थ को भेजेगा जिससे हम उन प्लैनेट्स को और समझ पाए। बट उसके अंदर ना एक डिस्क डाली गई थी, एक गिफ्ट रखा गया था जिसका नाम था गोल्डन डिस्क।
और उस गोल्डन डिस्क के अंदर, उस गोल्डन रिकॉर्ड के अंदर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स के लिए स्पेशल चीज़ें थी। साइंटिस्ट ने ये बोला कि अगर चलते 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 वोयाजर टकराता है किसी इंटेलिजेंट लाइफ स्पीशीज से, तो वो ये डिस्क निकाल सकते हैं। और वो लैंग्वेज जो लिखी हुई है उसके ऊपर, वो हिंदी, इंग्लिश, अपनी ये सब नहीं लिखी हुई है, फ्रेंच वगैरह नहीं लिखी हुई है, उसके अंदर साइंटिफिक लैंग्वेज लिखी हुई है। वर्ड्स जो लिखे हैं वो अलग ही तरीके के लिखे हैं, वो एलिमेंटल टेबल से उठा के लिखे हुए हैं, वो एटॉमिक लेवल पे लिखे हुए हैं। कुछ कुछ इंटरेस्टिंग है, उसका पूरी डॉक्यूमेंट्री है, जाके आप देख सकते हो। और उसके अंदर चिड़ियाओं की आवाज़ है, लोगों की आवाज़ है, अलग अलग लैंग्वेजेस में हेलो बोल रहे हैं लोग। बट अभी तक कुछ ऐसा उसका वो हुआ नहीं है, कोई हमें लाइफ फॉर्म मिला नहीं है। बट सोचो, अभी अगर हम ये लेक्चर बना रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, वो अभी भी उड़ रहा है कहीं पे, पता नहीं कितने बिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर है वो। तो तुम सोचो, अगर हम अभी लेक्चर बना रहे हैं और किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग ने उसको सही में इंटरसेप्ट कर लिया, या क्या पता कर लिया हो और उसको कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगा हो, और उसने उसको बोला ये जाने देते हैं भाई। कितना इंटरेस्टिंग है भाई। लास्ट थर्सडे थ्योरी। इमेजिन अगर कोई आके आपको कहे कि ये दुनिया तो 5 मिनट पहले बनी है, और भाई 5 मिनट पहले ही सब कुछ फीड किया गया है, जितनी हिस्ट्री है, जितनी नॉलेज है, साइंस की नॉलेज, मैथ्स की नॉलेज, रिलीजन की नॉलेज, ये 5 मिनट पहले हमारे दिमाग में फीड करी गई है। तो क्या होगा? आप कहोगे ये हाउ इज़ दिस पॉसिबल, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। हम तो ये जानते हैं कि दुनिया बिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड है। चलो इसको समझने के लिए एक थॉट एक्सपेरिमेंट लेके चलते हैं। लेट्स टेक अ फाइनाइट नंबर 1। अब 1 को 2 से डिवाइड करो, क्या बना? 0.5। अब 0.5 को वापस से 2 से डिवाइड करो, क्या बना? 0.25। अब 0.25 को वापस से 2 से डिवाइड करो, और करते जाओ करते जाओ करते जाओ, इन्फिनाइटली करते जाओ। तो क्या क्रिएट हो रहा है? आप उस नंबर को इन्फिनिटली डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या ये नहीं हो सकता जो हम जिस चीज़ को बिलियन ईयर्स बोल रहे हैं वो किसी फिक्स नंबर का इन्फिनाइटली छोटा सा पार्ट हो? तो लोग बोलेंगे भाई कैसे बोल सकते हो, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, ये जो हमारे जितनी किताबें हैं, दीज आर प्रेजेंट हेयर, दीज आर प्रेजेंट नाउ। बट फोकस करो वर्ड प्रेजेंट के ऊपर। ये प्रेजेंट है, पास्ट के बारे में कुछ नहीं, अभी हमें दिख रहा है। हम कैसे कह सकते हैं कि पास्ट में या फ्यूचर में वो एग्जिस्ट करता होगा या कर सकता है? फिर लोग कहेंगे कि भाई कार्बन डेटिंग नाम की कोई चीज़ होती है, क्या बोल रहे हो? कार्बन डेटिंग भी तो होता है, कार्बन डेटिंग से एज पता लगा सकते हैं। फिर दो थ्योरीज आ गई। पहला तो कि वो एक फिक्स नंबर का छोटा सा पार्ट हो गया कार्बन डेटिंग जितनी पुरानी है, और दूसरा हो सकता है 5 मिनट पहले ये थ्योरी हमारे दिमाग में उतारी गई हो कार्बन डेटिंग की, है ना, कि भाई कार्बन डेटिंग जैसी कोई चीज़ होती है। और यही चीज़ बर्टन रसल ने कही। अगर उस पर लेक्चर चाहिए तो ज़रूर बताना। ये कॉन्सेप्ट इनिशियली समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, बट मैंने जो थॉट एक्सपेरिमेंट बताया ना, उसको पीछे जाओ, रिवाइंड करो और वापस से सुनो, तब तुम्हें समझ में आएगा। ये आहा मोमेंट वाली चीज़ है। इसको मैं जितना सिंप्लीफाई कर दूँ ना, दिमाग में बैठना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि आपका माइंड जिसको ये चीज़ के बारे में नहीं पता वो ग्रास्प नहीं कर पाता। तो बैठ के इसको सेगमेंट को वापस से देखो, हो सकता है समझ में आ जाए और हो सकता है ना भी समझ में आए। यहाँ पे है द लास्ट थर्सडे थ्योरी। यहाँ पे इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को एक कदम, 5 मिनट थ्योरी को एक कदम आगे बढ़ा दिया। इन्होंने कहा कि हमारे यूनिवर्स तो भाई ये लास्ट थर्सडे को ही बना है, और ये एक मजाक था, एक बिब्लिकल पैरोडी थी, क्योंकि बाइबल में कहा गया 6000 साल पहले ये दुनिया बनी है। तो उसका मजाक बनाने के मतलब 6000 भी छोड़ो ना, 5 ये अभी बनी है, ये पिछले थर्सडे को, अभी पिछले थर्सडे को तुम चिकन बिरयानी खा के उठोगे और ये दुनिया बनी है। इन्होंने एक मेथड यूज़ किया जिसका नाम था रिडक्टियो एड एब्सर्डम, विच इज़ किसी भी लॉजिक को या किसी भी प्रेमाइस को, एक आर्ग्यूमेंट के, उसको इस एक्सटेंट तक खींच दो कि वो अपने आप में ही फ्लॉड लगने लग जाए, वो अपने आप में ही अब्सर्ड लगने लग जाए। जैसे क्रिश्चियनिटी में कहा 6000 साल पहले बनी है, तुम 6000 साल छोड़ो ना, पिछले थर्सडे बनी है, ये बोल लो, यही बोल लो, तो ये और वियर्ड लगने लग जाएगा, इसमें फ्लॉज दिखने लग जाएंगे कि ये तो यार बड़ा ही, इसको तो एक्सट्रीम लेवल पे ये लोग ले गए। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि लास्ट थर्सडेज की एक पूरी ग्रुप है, और इन लोगों ने एक चर्च भी बनाया था अपना। भाई हम तो मानते हैं, अपने जो चर्च बोलते हैं 6000 साल पहले, हम तो नहीं मानते, हम तो कहते हैं पिछले थर्सडे ये दुनिया बनी है। और पूरे लोग जाते थे वहाँ पे, वो करते थे मजाक बनाने के लिए, बट उसको बाद में शट डाउन कर दिया गया। फिर डीपर्सनलाइजेशन। कभी ऐसा लगता है कि मैं अपनी बॉडी से डिटैच हूँ, मैं अपने इमोशन से डिटैच हूँ, ये किसकी बॉडी है, मैं कौन हूँ, ये मैं होता ही क्या है, हु एम आई, ये बॉडी है ही क्या, ये बॉडी किस चीज़ से बनी है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि हम अपने आप को ऑब्जर्व कर रहे हैं कहीं से बैठ के। मैं अपनी बॉडी को ऑब्जर्व कर रहा हूँ,
मैं अपने इमोशंस को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं अपने सेंसेशंस को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, सब कुछ अनरियल सा लगने लग जाता है, सब कुछ अजीब सा लगने लग जाता है। हमारे आसपास की आइडेंटिटीज़ ऐसा लगता है कि फैब्रिकेटेड है, प्री फैब्रिकेटेड है, बनी हुई है, सब कुछ फेक लगने लग जाता है। और ये कॉन्सेप्ट लोगों के साथ सही में होता है। ये एक बहुत डीप रूटेड साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, और अगर साइकोलॉजिस्ट के पास कोई ऐसा पेशेंट पहुंच गया तो साइकोलॉजिस्ट की तो लग जाएगी, क्योंकि इसको रियलिटी में समझाना पेशेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ होती है। इसी से आगे मेडिटेशन जब आप करते हैं तो ऐसे एक्सपीरियंसेस कहीं ना कहीं हल्के से आप फील कर सकते हैं, फेस कर सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है मेडिटेशन में, स्पिरिचुअलिटी में, विच इज़ बाय द नेम ऑफ एस्ट्रल प्लेन, एस्ट्रल प्रोजेक्शन, जिसमें आप जब एक डीप मेडिटेटिव स्टेट में जाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी कॉन्शियसनेस बाहर निकल गई है और ट्रैवल कर रही है अलग अलग प्लेन्स में। और एस्ट्रल प्लेन वैसे तो एक मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट है जिसमें कहा जाता है कि एक ऐसा प्लेन है जहाँ पे देर आर वेरियस प्लेन्स इन दिस यूनिवर्स विच इज़ बियॉन्ड आर अंडरस्टैंडिंग। एस्ट्रल प्लेन एक ऐसा प्लेन है जिसमें मरने के बाद सारी कॉन्शियसनेस जाती है। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, बट अगर बहुत माइक्रो लेवल पे देखा जाए तो एक ऐसा, जब आप डीप मेडिटेशन में जाते हैं, जब आपको लगे कि आप आधे घंटे से मेडिटेशन में हो बट अभी तो 2 ही मिनट हुए थे, मतलब 30 ही सेकंड हुए तो मेडिटेशन ख़त्म हो गई, आप अपने आप को ऑब्जर्व कर पाते हो कि जैसे आप कॉन्शियसनेस बोल लो, आत्मा बोल लो, माइंड बोल लो, विजुअलाइजेशन बोलो, जो बोल लो, कि आप बाहर आके अपनी बॉडी को देख रहे हो और आप बैठे हुए हो। तो मेरे साथ भी ज़रा थोड़ा सा सिमिलर एक्सपीरियंस हुआ था जब मैं डीप मेडिटेशन में पड़ गया था। तो अगर उसका भी कभी शेयर करना हो तो बता दीजिएगा, हम करने को तैयार हैं इफ़ द ऑडियंस इज़ रेडी, बिकॉज दैट इज़ वेरी डार्क साइड ऑफ थिंग्स एंड फिलॉसफी। मल्टीवर्स थ्योरी क्या है? मल्टीवर्स थ्योरी कि हमारा यूनिवर्स एक अनगिनत यूनिवर्स का अलग से निकल के पार्ट है। देयर आर मेनी यूनिवर्सेस, सबकी रियलिटीज़ अलग हैं, सबकी फिजिक्स अलग है, और हमारे यूनिवर्स उनमें से एक यूनिवर्स है। दे आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिवर्सेस, और हर उसके अलग आउटकम्स है, जो कि मैं अभी बता रहा था ना वहाँ पे इन्फिनाइट थ्योरी, इन्फिनाइट यूनिवर्स में मैं जो ये कॉन्सेप्ट समझा रहा था वही है मल्टीवर्स थ्योरी या मल्टीवर्स थ्योरी ऑफ यूनिवर्स की। हम जो हैं वैसे काउंटलेस हम हैं, अलग अलग तरीके से हैं, बट हल्की सी डिफरेंट लाइव्स हम लोग जी रहे हैं हर यूनिवर्स में। हो सकता है एक यूनिवर्स में मेरी ज़िंदगी बेहतर हो, एक यूनिवर्स में मेरी ज़िंदगी के लगे पड़े। इसको अगर थॉट एक्सपेरिमेंट की तरह लेना है तो ऐसे इमेजिन करो कि जैसे सोप बबल है। अब आप सोप बबल जो फुलाते हो ना, देखा होगा ना, जहाँ दिल्ली में इंडिया गेट पे जो लोग गए हैं तो क्या होता है, बहुत सारे बबल्स उठते हैं और वो इधर उधर मूव कर रहे हैं। बहुत रेयरली होता है कि वो इंटरेक्ट करें, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इंटरेक्शन होता है तो क्या होता है, बट बहुत रेयरली वो इंटरेक्ट करते हैं। बट ये जो इन्फाइनाइट यूनिवर्सेस है वो ऐसी बबल्स की तरह है। देयर आर मेनी बबल्स विच आर हेयर एंड देयर। अगर आप इसको क्वांटम लेवल पे देखो तो क्वांटम रियलिटीज़ ये कहती हैं कि हर डिसीजन आपकी लाइफ में लिया हुआ, जो भी डिसीजन लिया आपने, वो एक अलग ही रियलिटी बना देता है, वो ब्रांच ऑफ हो जाता है और एक अलग ही यूनिवर्स बन जाता है। तो ये वैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर एक अलग सा लेक्चर चाहिए होगा। बट अगर क्वांटम लेवल पे देखा जाए, कोई भी माइक्रो चीज़, मतलब क्वांटम मतलब छोटा, अगर आपने कोई डिसीजन लिया तो क्वांटम लेवल पे एक अलग ही यूनिवर्स क्रिएट हो रहा है, एक अलग ही चीज़ क्रिएट हो रही है। ये क्वांटम मैकेनिक्स का वन ऑफ द कोर पार्ट्स है, कोर प्रिंसिपल्स है। और इसी से एक और कॉन्सेप्ट आता है विच इज़ ब्लैक होल्स एज गेटवेज, कि ब्लैक होल जो होते हैं असल में दोज आर गेटवेज, दोज आर पोर्टल्स टू पैरेलल यूनिवर्सेस, टू डिफरेंट यूनिवर्सेस। और अभी तक हम उसको समझ नहीं पाए हैं, क्योंकि ना तो उससे लाइट बाहर आती है, उसमें कुछ भी चला जाए, रेडियो वेव्स चली जाए, उसके अंदर अल्ट्रा वायलेट रेज चली जाए, उसके अंदर गामा अल्फा रेज चली जाए, उसके अंदर लाइट चली जाए, कोई भी एस्केप नहीं कर सकता है। आगे इसको पढ़ेंगे। जो इवेंट होराइजन होता है उसका एक सरफेस होती है जो कि एक हाइपोथेटिकल सरफेस है। वैसे तो ब्लैक होल का देयर इज़ नो शेप, देयर इज़ नथिंग, बट हाइपोथेटिकल जो सरफेस होती है, उस सरफेस के बियॉन्ड अगर कोई चीज़ मूव करे तो दैट कैन नॉट एस्केप, है ना। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे बन जाता है, और वहाँ पे जाके एट द एंड देयर इज़ अ सिंगुलैरिटी, और आगे थ्योरीज हैं, पढ़ते हैं भाई, मैं यहीं पे सब कुछ बता दूंगा तो क्या होगा।
अब यहाँ पे आ जाता है क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स के लिए आपकी गणित बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, बट और विज्ञान भी स्ट्रांग होना चाहिए। गणित तो हमारी स्ट्रांग है नहीं, तो हम यहाँ पे ज़्यादा डेप्थ में नहीं घुसेंगे। फिलोसफी का चैनल है, फिलोसफिकल लेवल पे हम लोग बातें करेंगे। तो क्वांटम मैकेनिक्स कहता है, या क्वांटम फिजिक्स कहता है, मैकेनिक्स नहीं क्वांटम फिजिक्स कहता है कि रियलिटी इज अनसर्टन एट इट्स कोर। सब चीज़ों को अगर आप उसके फंडामेंटल एलिमेंट में या पार्टिकल में तोड़ दोगे, तो क्वांटम फिजिक्स जो होती है वो ये सजेस्ट करती है कि सब कुछ प्रोबेबिलिटी है। ये रियलिटी भी प्रोबेबिलिटी है जब तक तुम उसको ऑब्जर्व ना करो। अगर आपने उसको ऑब्जर्व नहीं किया वो रियलिटी नहीं है, जैसे आपने उसको ऑब्जर्व किया वो आपकी रियलिटी बन गई, या वो उस रेल्म की रियलिटी बन गई। इसको ऑब्जर्वर इफेक्ट बोला कि जैसे ही हम किसी उस चीज़ को क्वांटम लेवल पे ऑब्जर्व करते हैं, उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, हमारे आसपास की दुनिया, हमारे आसपास का यूनिवर्स शेप लेता है। इट मैनिफेस्ट्स इटसेल्फ इनटू रियलिटी। मैनिफेस्टेशन बोलते हैं ना, वो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, हवा वाली बातें हो गई, बट यहाँ पे क्वांटम लेवल पे मैनिफेस्टेशन होती है। जैसे ही आपने इंटरेक्ट किया, जैसे मैंने इस चीज़ के साथ इंटरेक्ट किया, मेरी रियलिटी चेंज हो गई क्योंकि मैं बोर्ड के ऊपर कुछ लिख रहा हूँ। फिर यहाँ पे क्वांटम इंटेंगलमेंट आता है। ये बहुत डीप रूटेड कॉन्सेप्ट है, इसको आसानी से समझ नहीं सकते, बट एक सरफेस लेवल पे अगर समझ जाओ तो इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ यूनिवर्स के बारे में बात हुई है कि अगर हम बोलें कि भाई एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल 10 करोड़ लाइट ईयर्स अवे है, तो डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा हो गया। बट अगर इस पार्टिकल को यहाँ पे क्वांटम लेवल पे छेड़ा जाए तो वो पार्टिकल भी वहाँ इंस्टेंटली छिड़ जाएगा। देयर वुड बी नो टाइम लैग इन बिटवीन, राइट। देयर मैनी अलग अलग तरीके के कॉन्सेप्ट्स हैं, टाइम लैग है, टाइम लैग नहीं है, इंस्टेंट नहीं है, बट इंस्टेंटली वहाँ इफेक्ट आता है, विच शोज इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ यूनिवर्स, विच शोज कॉज एंड इफेक्ट, कॉजालिटी, कि यहाँ कुछ हुआ वहाँ कुछ और होने लग गया है, वहाँ कुछ हुआ यहाँ कुछ और होने लग गया। तो जो डिस्टेंस है, जो वास्ट डिस्टेंस में पार्टिकल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं क्वांटम लेवल पे, दे बोथ आर इंटरकनेक्टेड, विच मीन्स द यूनिवर्स इज इंटरकनेक्टेड। तो क्वांटम मैकेनिक्स कहता है, क्वांटम फिजिक्स कहता है कि यूनिवर्स वैसा नहीं है जैसे तुम सोचते हो, या रियलिटी वैसी नहीं है जैसे तुम परसीव करते हो, उससे बहुत बियॉन्ड, इट इज़ फार बियॉन्ड ह्यूमन इंट्यूशन। इंसान का दिमाग उसको इनकैप्सुलेट कर ही नहीं पाता, क्योंकि इंसान का दिमाग उस तरीके से बना ही नहीं है। हम लोग लिमिटेड हैं, आगे समझते हैं इसको। हम लोग 3D रेल्म में लिमिटेड है, हम तो 4D में भी नहीं है, कितने डायमेंशंस हैं, और हम 3 डायमेंशनल बीइंग्स हैं। तो हमारे लिए वो चीज़ें समझना, उसके अंदर क्या चल रहा है भैया, समझना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यू कैन नॉट इमेजिन, द यूनिवर्स इज़ वेरी वेरी डिफरेंट एज यू इंटरप्रेट इट। ब्लैक होल्स क्रिएट यूनिवर्स। सरफेस लेवल पे ये थ्योरी ये कहती है, विच इज़ इन द ब्लैक होल कॉस्मोलॉजी, और ये कॉस्मोलॉजिकल मॉडल है। कॉस्मोलॉजिकल मॉडल मतलब हमारा यूनिवर्स किस तरीके से एवोल्यूशनरी बेसिस पे फॉर्म हुआ है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, दैट इज़ व्हाट कॉस्मोलॉजिकल मॉडल इज़। और ब्लैक होल कॉस्मोलॉजी इज़ वन ऑफ दैट। और ब्लैक होल कॉस्मोलॉजी स्टेट दैट कि हमारा यूनिवर्स इंटीरियर पार्ट है एक ब्लैक होल का, और हमें ये पता ही नहीं है। लो भैया, उठा के सब कुछ ही पटक दिया इस थ्योरी ने। तो ब्लैक होल को कॉस्मिक वोम्स से रिलेट किया गया। जैसे एक माँ का वोम होता है ना, पेट जिसके अंदर बच्चा रहता है, वैसे ही ये कॉस्मिक फैक्ट्री की तरह है। ब्लैक होल को डिस्ट्रक्शन का देवता माना जाता है साइंटिस्ट के द्वारा, या जो एस्ट्रोफिजिसिस्ट होते हैं, कि ब्लैक होल्स मीन डिस्ट्रक्शन। बट इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ब्लैक होल्स मीन बर्थ। यहाँ डिस्ट्रक्शन भी होता है ब्लैक होल के थ्रू, बट बर्थ भी होता है ब्लैक होल के थ्रू। किसी लार्जर रियलिटी में हमारी दुनिया एक ब्लैक होल के अंदर स्टार्ट हुई। हो सकता है कोई और रियलिटी थी जिसको एक बड़े से सुपर मैसिव ब्लैक होल ने इनगल्फ किया, और वो इनगल्फ होने के बाद हमारी रियलिटी बनी, जो अब एक ब्लैक होल के अंदर है, और अभी भी एवोल्यूशन के थ्रू वो आगे बढ़ रही है। ये बहुत ही ज़्यादा दिमाग हिला देने वाला कॉन्सेप्ट है। अब इसको समझने की कोशिश हो रही है। और ये जो ब्लैक होल कॉस्मोलॉजी है, उसमें ये कहा जाता है, जो मैंने इवेंट होराइजन की बात करी थी ना, कि इवेंट होराइजन है, इवेंट होराइजन के जैसे अब इवेंट, जैसे एटमॉस्फेयर होता है, जैसे एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करो, फ्रिक्शन की वजह से आग लगने लग जाती है, मीटियोर वगैरह, इसलिए आग पकड़ लेता है। जैसे आप इवेंट होराइजन के पार जाओ, जो कि एक इल्यूजनरी समझ लो सरफेस है, असल में कोई वे नहीं, यहीं से स्टार्ट होती है, बट वो एक ऐसी सतह है जिसके पार लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। तो अभी तक हम डेटा नहीं रिट्रीव कर पा रहे, क्योंकि उससे कोई डेटा आ नहीं रहा। बट यू नो, स्टीफन हॉकिंग ने उसके ऊपर भी बात करी, जो हॉकिंग रेडिएशन थी। हॉकिंग का जो कॉन्सेप्ट था कि जब अंदर सब्सटेंस जाता है तो कुछ ना कुछ
चीज़ें रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन. दैट इज़ व्हाट हॉकिंग रेडिएशन है, उसका पूरा इक्वेशन था. अभी क्या है, तो इन लोगों का ये कहना है कि देर इज़ अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न. वहाँ एक पॉइंट है, वहाँ पे जाओ, देर इज़ अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, कुछ भी एस्केप नहीं कर सकता है, तुम उसको इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं. बट इवेंट होराइजन के उस पार जाते ही क्या देखा हमने, इंटरस्टेलर मूवी में क्या देखा है, वो गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है. या हमको ये पता है कि हम स्ट्रेच होंगे, इन्फिनिटली स्ट्रेच होना शुरू हो जाएंगे जब तक हम फट नहीं जाए, हमारे पार्टिकल स्ट्रेच हो जाएंगे. या फिर हमें ये पता है वॉइड हो जाएगा क्योंकि हम देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि लाइट ही नहीं रिफ्लेक्ट हो रही है ना इमिट हो रही है कहीं से. तो कुछ नहीं बचेगा. बट ये कह रहे हैं कि जैसे ही आप जाएंगे इंस्टेंटली विदाउट एनी टाइम लैग आप दूसरे यूनिवर्स में पहुंच जाओगे, अब दूसरी रियलिटी में पहुंच जाओगे. दिमाग हिला देने वाला कॉन्सेप्ट. टाइम क्या होता है? टाइम असल में टाइम है क्या? व्हाट इज़ योर डेफिनेशन ऑफ टाइम? तुम्हारी क्या डेफिनेशन है भाई? मेरे लिए तो टाइम ये, मैं तो क्या होता है ना, मैं बहुत बार डेट्स भूल जाता हूँ. मैं अभी भी 2025 चालू हो गया, मैं डेट 2024 डाल रखा, 2 चेक बाउंस हो गए इस चक्कर में. डेट 2024, मेरे को पता ही नहीं रहता क्या चल रहा है. नॉट टू सीम कूल कि भाई मेरे को तो नहीं पता क्या टाइम चल रहा है क्या. मैं अपना बर्थडेज भूल जाता हूँ, लोगों के बर्थडेज भूल जाता हूँ, बहुत ज़्यादा क्लोज लोगों की नहीं, न मार पड़ेगी. बट हाँ, फॉर मी टाइम इज़ एवर फ्लोइंग, इट इज़ लीनियर, वो आगे जा रहा है. डेट्स, रेपिटिशंस, बर्थडे है, पैदा में एक बार ही हुए भाई, उसको हर साल सेलिब्रेट करके कोई फ़ायदा नहीं, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं. हो सकता है मेरे लिए मेरा अर्थ का एक चक्कर नहीं शुरू होता हो 1 जनवरी को, हो सकता है वो मेरे बर्थडे के दिन 11 फरवरी को शुरू होता हो. मेरा बर्थडे 11 फरवरी को आता है, भेज देना गिफ्ट वगैरह. तो बात, पॉइंट टू बी मेड इज़ कि टाइम इज़ एवर फ्लोइंग, और टाइम इज़ अ फॉरवर्ड फ्लोइंग फिनोमिना फॉर मी. तुम्हारी डेफिनेशन कुछ भी हो सकती है, नीचे ज़रूर बताना, मेरे को भी देखना है लोगों की क्या इंटरप्रिटेशंस होती हैं टाइम की, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा. सिर्फ कमेंट करवाने के लिए नहीं बोल रहा, सही में बताना. ज़्यादातर फिलोसफर्स और साइंटिस्ट जो होते हैं वो ये एग्री करते हैं कि टाइम रिक्वायर्स चेंज. मतलब टाइम इज़ अ मेजर ऑफ चेंज. जब तक चेंज नहीं होगा तब तक टाइम नहीं होगा. टाइम क्या है? चेंज है, चीज़ें बदल रही हैं. ये मैंने ऐसे करके इसको खोल दिया तो मैंने कुछ वक्त लिया, 2 सेकंड लिए, 3 सेकंड लिए, 1.5 सेकंड लिया. वो टाइम मैंने कैसे बताया कि मेरे को इतना वक्त लगा इसको खोलने में, तो इस चेंज को इस फॉर्म से इस फॉर्म तक आने में वक्त लगा. दैट इज दिस चेंज इज डिफाइनिंग टाइम. प्लेटो ने टाइम के ऊपर बहुत विशेष टिप्पणी दी. प्लेटो ने कहा कि टाइम इटर्निटी का रिफ्लेक्शन है, और चूंकि यूनिवर्स कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है और हमेशा बन रहा है, पेड़ आ रहे हैं, कुछ कुछ नया बन रहा है, तो वो जो है ना रिफ्लेक्शन है वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स की, बिकॉज इट इज़ बिकमिंग. क्योंकि वर्ल्ड ऑफ फॉर्म प्लेटो के लिए परफेक्ट फॉर्म है. ये अगर गमला है, जिसको नहीं पता वर्ल्ड ऑफ फॉर्म प्लेटो का, लेट्स से एक गमला है, प्लेटो के वर्ल्ड ऑफ फॉर्म में ऐसा एक परफेक्ट गमला एग्जिस्ट करता होगा, परफेक्ट. और ये गमला उस गमले की परछाई है. क्यों? क्योंकि इसमें इम्परफेक्शन है, धूल लगी हुई है, थोड़े पत्ते टेढ़े हैं, तो परछाई है. तो वर्ल्ड ऑफ परफेक्ट फॉर्म एग्जिस्ट करता है इस मेटाफिजिकल रियलिटी में, बियॉन्ड आवर फिजिकल रियलिटी, जिसकी रिफ्लेक्शन ये दुनिया है, जिसकी परछाई ये दुनिया है. उसको एलिगरी ऑफ केव के थ्रू उन्होंने उसको समझाया. मैंने प्लेटो पे अल्टीमेट लेक्चर बनाया है, वो जाके आप देख सकते हैं. बट प्लेटो का ये कहना था कि चूंकि चीज़ें चल रही हैं, वक्त मतलब सब्सटेंसेस बदल रहे हैं, दुनिया बदल रही है इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ चेंज, तो हम कह सकते हैं कि टाइम एग्जिस्ट करता है, बिकॉज टाइम इज़ अ मेजर ऑफ कांस्टेंट चेंज. बट इन्होंने ये भी कहा कि टाइम इज़ इम्परफेक्ट, और उस इम्परफेक्शन की वजह से ही दुनिया में इतने फ्लॉज एग्जिस्ट करते हैं, इतने इंसिबिलिटीज़ एग्जिस्ट करती है इस यूनिवर्स में. तो टाइम भी फ्लॉड है और हमारी रियलिटी तो फ्लॉड है ही है. तो वही है, एंड ऑफ द डे तुम्हारे लिए क्या है भाई टाइम? फ्री विल. मैं पूछता हूँ भाई, क्या तुमने चूज़ किया था इस वीडियो पे आना? अब बहुत लोग कहेंगे हाँ भाई बिल्कुल, मैंने क्लिक किया, खा पी के अपना मस्त रज़ाई गर्म करते हुए बैठा था, हीटर वीटर जला के, ठंड बहुत पड़ रही है, और मैंने ये आपका वीडियो देखा, मैं वीडियो पे आ गया. मेरा अपना सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, मैंने खुद चूज़ किया, मैंने खुद का डिसीजन था. लेकिन डिटर्मिनिस्ट, कोई डिटर्मिनिस्ट होगा ना, वो आके यहाँ पे बोलेगा नहीं भाई तुम्हारा डिसीजन नहीं था ये. अभी डिटर्मिनिस्ट कौन है? कौन सा प्राणी है जो मुझे कह रहा है कि मैंने नहीं चूज़ किया? जो ज़रा सब्र करो. डिटर्मिनिस्ट एक ऐसा इंसान है, डिटर्मिनिस्ट वो होते हैं जो कहते हैं कि जो भी चीज़ अभी हो रही है, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये मेरी पसंद से मैं नहीं बना रहा. ये वीडियो तुम देख रहे हो अपनी पसंद से नहीं देख रहे हो.
पास्ट में कुछ ऐसे कॉज एंड इफेक्ट्स होंगे, कुछ ऐसी सिचुएशंस हुई होंगी जो बनते बनाते होते हुए प्रायर है ना सर्कमस्टेंसेस सिनेरियोज बनते बनाते लॉज ऑफ नेचर की वजह से आज तुम इस वीडियो के ऊपर आके बैठे हो। कुछ भी तुम कर रहे हो प्रेजेंट में, वो उस प्रायर इवेंट की वजह से इफेक्ट हुआ है। और ये साइंस, न्यूरोबायोलॉजी, न्यूरो साइंस में भी दिखाया जाता है कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कोई भी कॉन्शियस डिसीजन होने से पहले अनकॉन्शियस में कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जिसकी वजह से वो कॉन्शियस डिसीजन इन्फ्लुएंस होता है। तो भाई सवाल उठता है, क्या हम असली में फ्री हैं? क्या फ्री विल एग्जिस्ट करती है? सवाल है आपके लिए, बताइए। सिमुलेशनसेप्शन, इस वीडियो को देखो तो और बेहतर तरीके से ये समझ पाओगे। देख लिया, आया मजा? ऐसा लग रहा है खो जाएंगे हम, बह जाएंगे इसके साथ ही। बट ये कॉन्सेप्ट है कि भाई देर आर सिमुलेशंस विद इन सिमुलेशन। देख रहे थे ना, पेंटिंग के अंदर पेंटिंग के अंदर पेंटिंग के अंदर एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है बट घुसे जा रहे हो तुम। ऐसा लग रहा है लूप कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो यही थ्योरी दी जाती है जो हमने सिमुलेशन थ्योरी के ऊपर बात करी थी ना, किसी बीइंग ने हमें बनाया है, हमें गेम का पार्ट है। तो क्या वो जो बीइंग है जिसने हमें बनाया, सवाल उठा होगा ना, क्या वो भी किसी गेम का पार्ट है? वही है सिमुलेशनसेप्शन। क्या वो भी किसी गेम का पार्ट है? और कब तक ये चलता जाएगा? और उसको बनाने वाला भी किसी गेम का पार्ट है। यार ये तो प्याज के तरह है, प्याज के छिलके उतारते जाओ उतारते जाओ उतारते जाओ। या फिर ये रैबिट होल है, रैबिट होल कितना डेप्थ में जाता है, रैबिट होल कितना डीप है असल में, कहाँ तक जा सकते हो, कहाँ तक पहुँच सकता है ये, क्या है रियल? अगर सब कुछ ही सिमुलेशन है, चलो हम तो बोल रहे थे जिस बीइंग ने हमें बनाया वो शायद उसकी रियलिटी रियल हो सकती है, लेकिन अगर वो भी सिमुलेशन है, उसके ऊपर भी सिमुलेशन है, व्हाट इज़ रियल, व्हाट इज़ ओरिजिनल रियलिटी? असल में इस रियलिटी का आर्किटेक्ट है कहाँ? मैट्रिक्स वाला आर्किटेक्ट। भाई जैसे हमें किसी ने सिमुलेट किया, क्या हम भी सिमुलेशन बना सकते हैं? भाई हम तो जा रहे हैं मेटावर्स की तरफ, एआई की तरफ। अब तो लोग खरीदारी करने लग गए हैं, मेटावर्स में मॉल बन गए हैं, फेसबुक का वो लगा के, मेटा का वो लगा के अंदर अब ये चल रहा है भाई, वीआर लगा के पूरा उसी में खरीदारी हो रही है। गेम्स के अंदर बिलबोर्ड्स आने लग गए हैं, एआई इतना डेवलप कर रहा है, न्यूरा लिंक बना दिया इलॉन मस्क ने। अब हम कहाँ जा रहे हैं भाई? अब हम मेटावर्स में जा रहे हैं। क्या हम भी ऐसे क्रिएटर बन जाएंगे? क्या हम भी गॉड्स बन जाएंगे जो ऐसी रियलिटीज़ बनाएंगे? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यूट्यूब चैनल मेरे को रिसेंटली मिला, मेरे को बड़ा मज़ा आया वो देख के, जिनका नाम है एक्सर्ब 1A, यही है, मैं यहाँ पे दे दूँगा। उन्होंने इसी के ऊपर एक वीडियो बनाया था कि फ्यूचर जनरेशन्स में क्या होने वाला है। ही इज़ अ वेरी सॉलिड, अ वेरी गुड राइटर, बट उसके ऊपर बनाया था कि फ्यूचर में इंसान कैसे मूव करता जाएगा आगे। क्या हम एक टाइम पे इस ज़माने में होंगे कि हम अपनी ही रियलिटी बना लेंगे, हम खुद ही गॉड्स बन जाएंगे? गॉड्स को तो छोड़ो, हम खुद ही गॉड्स बन गए। अगर तुम समझ लो 15-16 भी छोड़ो, 18वीं सेंचुरी से लेकर 21st सेंचुरी में जितने एडवांसमेंट्स हुए हैं, किसी ने सोचा था 18वीं या 19वीं शताब्दी में एक लैपटॉप होगा, कैमरा होगा, मेमोरी स्टिक होगी, हवाई जहाज़ होगी 17वीं शताब्दी में? किसी ने सोचा था? लेकिन अब है, जेट प्लेन है, स्पेस में जा रहे हैं, है ना। तो आने वाले 10,000 साल में, 5,000 साल में अगर ह्यूमन स्पीशीज़ रहते हैं तो क्या होगा भाई? दिमाग फटने वाली बात। 4D बीइंग्स। अब फोर्थ डायमेंशन को समझने के लिए 4D वो वाला 4D नहीं है, मूवी हॉल वाला 4D है, ये पानी के फुव्वारे आ रहे हैं, हवा के झोंके आ रहे हैं, ये 4D अलग 4D है। तो ये जो इमेज है, वैसे तो मैंने ये चैट जीपीटी से जनरेट करवाई थी, बहुत ही ज़्यादा टट्टी इमेज उसने जनरेट करी है, बट कोई बात नहीं। हम जो समझाना चाह रहे थे इसमें से अगर आप थोड़ा सा समझ पाए, 1D, 2D, 3D और फाइनली 4D,
इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। वैसे 4D समझना आसान नहीं है, ह्यूमन माइंड उसको नहीं समझ सकता क्योंकि वी आर 3D बीइंग्स, वी कैन नॉट इनकम्पास दैट, और उसको फिजिक्स के इक्वेशंस और मैथमेटिकल इक्वेशन से समझना पड़ेगा। बेसिक समझा देता हूँ। एक लाइन बनाई, ठीक है, एक प्लेन में है लाइन, दैट इज़ 1D। आप 2 प्लेन में अगर वो लाइन बनाई, या एक स्क्वायर बनाया, लाइन के बाद स्क्वायर बनाया, वो 2 प्लेन में है। लाइन तो एक्स डायरेक्शन में थी, एक्स एक्सिस में थी, वाई एक्सिस में थी। ग्राफ तो पड़ा हुआ ही है, थोड़ा तो पड़ा होगा, एक्सिस वाई एक्सिस है ना, वाई एक्सिस में थी, एक्स एक्सिस में थी, यूनी डायरेक्शनल थी, या एक सिंगल प्लेन में थी। हो गया आपका 1D। अब आपने उस लाइन को एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस में भी खींच दिया, तो एक स्क्वायर बना दिया, हो गया 2D। अब आपने जेड एक्सिस जो आपकी तरफ आ रहा है, भाई एक्स एक्सिस ये हुआ, वाई एक्सिस ये हुआ, और एक जेड एक्सिस होता है जो तुम्हारे तरफ आ रहा है, मतलब ऐसे आ रहा है, ये देख रहे हो हाथ जो फेंक रहा हूँ मैं, तुम्हारी तरफ आ रहा है, और उस जो स्क्वायर को बनाया उसको खींच के तुम अपनी तरफ ले आए, तो एक क्यूबॉइड बन गया, है कि नहीं, एक क्यूबॉइड बन गया। अब इसको हम ज़रा एग्जाम्पल से समझा दे, हम खींच रहे हैं, समझना बहुत ज़रूरी है। समझ लो, हमने एक लाइन बनाई, ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है, ये हो गया 1D। इस लाइन को हमने पूरा किया, वो हो गया 2D, और इसको हमने खींच दिया तो ये हो गया 3D। देख रहे हो, इसको 3 डायमेंशनल स्पेस में आ गया। और उसी से आता है 4D। 4D में एक एलिमेंट आ जाता है विच इज़ टाइम, और वो यूनिवर्स में कोई ऐसी चीज़ जो मूव कर रही है और विद टाइम उसका शेप चेंज हो रहा है, दैट इज़ व्हाट 4D ऑब्जेक्ट्स आर। जिसको टेसरैक्ट वगैरह होता है कि क्यूब है, उससे निकला हुआ क्यूब है, अपने अंदर ही वो क्यूब है, अजीब तरीके से घुसा हुआ है एक दूसरे के अंदर, तो डैट इज़ व्हाट 4D इज़। अब इसको 4D बीइंग्स को समझने के लिए 4D बीइंग्स दिखते कैसे होंगे, 4D बीइंग्स होते क्या हैं, एक और कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। लेट्स से ये एक प्लेन है, प्लेन में आप इसको सामने से देख रहे हो, ठीक है, तो ये 2D ऑब्जेक्ट दिखेगा, एक रेक्टेंगल दिखेगा, ठीक है। अब लेट्स से मैंने इसको मूव करना शुरू किया, तो क्या हो रहा है बताओ, रेक्टेंगल छोटा है, रेक्टेंगल बड़ा है, रेक्टेंगल छोटा है, रेक्टेंगल बड़ा है, रेक्टेंगल छोटा है, रेक्टेंगल बड़ा है। अगर कोई लाइट रिफ्लेक्ट ना हो रही होती, रेक्टेंगल छोटा है, रेक्टेंगल बड़ा है। आप 2D प्लेन में ही अगर इसको देख रहे हो तो कोई 3D ऑब्जेक्ट रेक्टेंगल छोटा है, रेक्टेंगल बड़ा होते हुए दिखेगा। हम ऐसे इसको 3D स्पेस में मूव नहीं कर रहे, 2D स्पेस में मूव कर रहे हैं। समझे बात, समझे? हम इस ऑब्जेक्ट को 3D स्पेस में मूव नहीं कर रहे, हम इसको 2D स्पेस में अगर मूव कर रहे हैं तो रेक्टेंगल बड़ा छोटा दिखेगा। वैसे ही 4D होता है, जब 4D 3D में आता है तो वो अपना शेप चेंज करता है, वो अलग तरीके से दिखता है। डोज आर व्हाट 4D बीइंग्स। अगर 4D बीइंग्स हमारे वर्ल्ड में एंटर करेंगे तो बहुत स्ट्रेंज लगेंगे, वो अपना शेप चेंज करते रहेंगे, हम उनका फुल फॉर्म नहीं देख सकते। 4D बीइंग्स को, जैसे हम हैं, हमको नहीं पता इस बॉक्स के अंदर क्या है, हम नहीं कह सकते व्हाट इज़ इनसाइड इट, बट 4D बीइंग्स इसके अंदर भी देख सकते हैं। जैसे कोई पेज होता है, हम पेज का फ्रंट भी देख सकते हैं, पेज का बैक भी देख सकते हैं। ये अभी तो मैंने फॉर्म भरा नहीं, गैस का फॉर्म भरना था, बैक भी देख सकते हैं। वैसे ही 4D बीइंग्स इस चीज़ के अंदर भी देख सकते हैं। हम नहीं देख सकते जब तक हम इसको खोल के एक 2D प्लेन में देखने की कोशिश ना करें। इनके पास ये 4D क्यों कहलाते हैं 4D बीइंग्स? बिकॉज दे हैव टाइम कंट्रोल। इनके लिए पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एक ही है, ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एक साथ देख सकते हैं। हम क्यों नहीं देख सकते भाई? हम जैसे किताब पढ़ते हैं, किताब में एक एक पन्ना एक बार में पढ़ते हैं, पूरी किताब नहीं पढ़ पाते, ये एक बार में पूरी बुक पढ़ लेते हैं और टाइम को समझ लेते हैं। इनके लिए टाइम कंट्रोल इनके हाथ में होता है। ये पास्ट भी कंट्रोल कर सकते हैं, प्रेजेंट भी कंट्रोल कर सकते हैं, फ्यूचर भी कंट्रोल कर सकते हैं। और यही एंटिटीज़ को लोग गॉड बोलते हैं। मोस्ट प्रोबेबली यही एंटिटीज़ गॉड्स हो सकती हैं। यही एंटिटीज़ हैं जिनको हम इमेजिन नहीं कर सकते। तभी गॉड्स को इस तरीके से पर्सोनिफिकेशन यूज़ करके, मेटाफर्स यूज़ करके इस तरीके से दिखाया गया है कि दे आर जस्ट एंटिटीज़। बहुत केसेस, बहुत रिलीजन्स में दे आर जस्ट लाइट्स, मतलब जैसे इस्लाम में नूर बोला जाता है, लाइट है। क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट में अलग है, हिंदुइज्म में अलग है, उसका जो मैनिफेस्टेशन है वो अलग है, ठीक है। कोई भी गॉड ले लें जो ह्यूमन बॉडी में है, वो हो सकता है कोई 4D बीइंग है, हम उसको एज 3D देखना चाह रहे हैं तो उसका शेप अलग हमें दिख रहा है, बट दैट इज़ अ 4D बीइंग। सो सब कुछ अलग है। सो यहाँ पे रिलीजन्स के ये कॉन्सेप्ट ट्रू दिखने शुरू हो जाते हैं, इंटरेस्टिंग दिखने शुरू हो जाते हैं। है रिलीजन्स अलग, बट अगर 4D बीइंग्स के कॉन्सेप्ट से देखो कि सबके जो थ्योरीज हैं वो कहीं ना कहीं मेल ज़रूर खाती हैं। तो ये सब जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये जो पेज वेज पन्ने वन्ने लेके ज़रा थोड़ा सा देख लेना। मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, ऐसी मतलब साइंटिफिक चीज़ें समझा तो दी, बट इतना वो नहीं, ऊपर नीचे हो सकता है। तो ज़रा अपनी तरफ से फैक्ट चेक आप लोग कर सकते हैं, बट मैंने पूरी कोशिश करी जो मैं समझा तुम लोगों को समझाने की।
फिर आता है क्वांटम इमॉर्टैलिटी। क्वांटम इमॉर्टैलिटी जो है मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे आधारित है। मतलब जो क्वांटम मैकेनिक्स जो भी हमने पढ़ा कि क्वांटम लेवल के ऊपर बहुत सारे सेपरेट क्वांटम इवेंट्स हो रहे हैं, हम जो भी डिसीजन ले वो ब्रांच ऑफ कर जाता है एक दूसरे रियलिटी में, बिकॉज हमने क्वांटम लेवल पे एक स्लाइड चेंज क्रिएट कर दिया। तो यहाँ पे सर्वाइवल के ऊपर अब बात आ जाती है, विच इज सर्वाइवल इन वन यूनिवर्स। कहा यह जाता है इन दिस थ्योरी, अगर आपकी मृत्यु हो गई, अगर तुम यहाँ पे मर गए तो तुम इस रियलिटी में मरोगे, बट तुम दूसरी रियलिटी में अपनी ज़िंदगी जैसी चल रही थी वैसी कंटिन्यू करते रहोगे। तुम किसी ना किसी पैरेलल यूनिवर्स में तुम एग्जिस्ट कर रहे होगे, इन्फिनिटली एग्जिस्ट कर रहे होगे, इनफाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहे होगे, जहाँ तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी कॉन्शियसनेस वहाँ शिफ्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे कॉन्शियसनेस को डिफाइन नहीं करेंगे, क्वांटम लेवल पे जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, कॉन्शियसनेस या जो भी है चीज़ है जो अंदर से देख रही है वो वहाँ शिफ्ट हो जाएगी। तो देयर इज़ नो ट्रू डेथ। मतलब अगर हम अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव से देखें, हम इस रियलिटी में मर गए बट हम शिफ्ट करके दूसरी रियलिटी में मरने के बाद, दैट इज़ व्हाट शिफ्टिंग प्लेन्स इज। अलग अलग प्लेन्स में शिफ्ट करते जा रहे हैं, इधर उधर जाते जा रहे हैं। देयर आर वेरियस यूनिवर्सेस। स्टिल दिस इज़ एन अनप्रूवन आइडिया बट एन इंटरेस्टिंग आइडिया, और पूरे ह्यूमन एग्जिस्टेंस का फेस ये चेंज कर सकता है अगर थोड़ा सा भी ट्रू हो। बट स्मॉल स्केल पे क्वांटम इवेंट्स जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते तो हैं, इसके बारे में तो रिसर्च चल रही है। और मुद्दा ये है कि वो किस तरीके से रिग्रेस कर रहे हैं, किस तरीके से रिपीट कर रहे हैं अलग अलग रियलिटीज़ में, वो बात गौर करने वाली बात है। फिर आता है हेलुसिनोजेंस, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसके ऊपर मैं आजकल ज़रा थोड़ा बहुत पढ़ रहा हूँ, विच इज़ साइकेडेलिक्स। व्हाट इज साइकेडेलिक्स? साइकेडेलिक एक तरीके के ड्रग्स कह सकते हो तुम, सब्सटेंस कह सकते हो, जिसको लेने के बाद आप एक ट्रिप पे जाते हो। ट्रिप मतलब ये गोवा मनाली वाली ट्रिप नहीं, एक कॉन्शियस ट्रिप के ऊपर जाते हो, कॉन्शियसनेस एक ट्रिप के ऊपर जाता है। हेलुसिनेशन होने लग जाती है, सेंस ऑफ टाइम पूरी तरीके से डिस्टॉर्ट होने लग जाता है, वियर्ड एक्सपीरियंसेस होने लग जाता है। ऐसा लगेगा कुर्सी तुमसे बोल रही है, ऐसा लगेगा पेड़ की आँखें, तुमको वेरियस एंटिटीज़ लगने लगेगी। जो लोग जो रोगन पॉडकास्ट देखा होगा, उसमें जो रोगन DMT के बारे में बताता है, DMT ना, आयाबूसा, ये सब जो चीज़ें होती है काफ़ी इंटरेस्टिंग होती हैं। ऑल्टर्ड रियलिटीज़ क्रिएट हो जाती हैं, ऐसा लगता है कोई एंटिटीज़ बियॉन्ड दिस फिजिकल रियलिटी, 4D बीइंग्स आके तुम्हें ट्रुथ बताने की कोशिश कर रहे हैं, और लोगों को बहुत अलग तरीके के स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। तो बहुत ही अलग तरीके के हेलुसिनेशंस होते हैं जिनकी वजह से हेलुसिनेशंस क्रिएट होते हैं। सबसे कॉमन LSD है, और सबसे बेस लेवल पे साइलोसाइबिन जो होता है, विच इज़ मैजिक मशरूम। तो साइलोसाइबिन पहाड़ों पे उगता है, वो जाते हैं ना लोग कसौल ना फूकने, कसौल वगैरह जाते हैं वहाँ, उस साइड भी ये सब मिलता है। और मेस्कलीन एक और प्रोडक्ट है, पदार्थ है। तो मैं आजकल रिसर्च कर रहा था क्योंकि मैं भी यूज़ करना चाहता हूँ, यूज़ करूँगा जब भी, और अपने भी लोगों को यूज़ करवाऊँगा, तो आपको ज़रूर बताऊँगा क्या उसका असर रहा। एम्स्टरडैम के में तो एकदम खुली छूट है यूज़ करने की, बट इंडिया में भी कुछ साइकेडेलिक ड्रग्स सब्सटेंस 1 में आते हैं, जो इंडियन नारकोटिक्स एसोसिएशन है उसमें सब्सटेंस 1 में आते हैं, तो शायद लीगल होते हैं बट महंगे काफ़ी ज़्यादा हैं। ओवर द काउंटर तो मिलना मुश्किल है। बट इसके बाद ना लोग चेंज हो जाते हैं साइकेडेलिक एक्सपीरियंसेस के बाद, और हो सकता है किसी का बैड ट्रिप हुई, अच्छी ट्रिप हुई तो उसको बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग डेप्थ्स ऑफ माइंड के बारे में पता लगेगा। बट अगर बैड ट्रिप हो गई, अगर आपके सेरोटोनिन रिसेप्टर्स अलग तरीके से छिड़ गए तो भैया दिक्कत हो जाएगी। तो न्यूरोलॉजिकल या बायोलॉजिकल लेवल पे जो सेरोटोनिन रिसेप्टर्स होते हैं वो ऑल्टर हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए, तो ये ट्रिप होती है। बट हाँ भाई, DMT वगैरह का 2-3 वेपर सूंघ लिए तो अलग ही एक्सपीरियंस में पहुंच जाओगे, और वो आपकी रियलिटी चेंज कर देगा। द वे यू व्यू द वर्ल्ड, द वे यू व्यू द ऑब्जेक्ट्स अराउंड दिस वर्ल्ड। हो सकता है ये मेरा बेस्ट फ्रेंड बन जाए, ये छेद वाला गमला मेरा दोस्त बन जाए, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। ब्रेन इन अ वैट थ्योरी, एक थॉट एक्सपेरिमेंट लेके चलते हैं। इमेजिन करो कोई पगलेट साइंटिस्ट वो आपका दिमाग निकालता है और उसको एक वैट में रख देता है। वैट मतलब एक वेसल की तरह है जिसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है, उसमें रख देता है, और उससे अलग अलग तरीके के इलेक्ट्रोड आपके ब्रेन से कनेक्ट कर देता है, और उन इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट कर देता है, तारों को कनेक्ट कर देता है एक सुपर कंप्यूटर से, क्वांटम कंप्यूटर से। भाई साहब, ये तो क्वांटम कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े लीप्स ले रहा है
कहा जा रहा है ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहा है क्वांटम कंप्यूटर, जो कि नॉर्मल कंप्यूटर्स को सॉल्व करने में बिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएं, वो क्वांटम कंप्यूटर कुछ चंद 10-15 मिनट में कर सकता है। बड़ा इंटरेस्टिंग थ्योरी ऑफ एवरीथिंग पे काम चल रहा है। तो हम वापस से भटक गए मुद्दे से, बट पॉइंट टू बी मेड इज एनीवेज, अब अगर कनेक्ट कर दिया सुपर कंप्यूटर से, वो सुपर या क्वांटम कंप्यूटर एक्सपीरियंसेस आपको इनपुट दे रहा है, आपके ब्रेन को इनपुट दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपके ब्रेन को कि हाँ भाई ये रियलिटी वापस से मैनिफेस्ट हो गई है, रियलिटी चल रही है, जो वो साइंटिस्ट चाहे वो उसके अंदर इनपुट कर सकता है। जिस तरीके की गर्लफ्रेंड चाहे उस तरीके की गर्लफ्रेंड हो सकती है, जिस तरीके जहाँ घूमना चाहो वहाँ घुमवा सकता है वो आपको। तो सवाल ये उठता है कि क्या वो तुम्हारी असली रियलिटी बन जाएगी? भाई ब्रेन से कनेक्टेड है, जो भी मैं अपने को मारूं, टच करूं, कुछ करूं, ऐसे करूं, दाढ़ी का बाल खींचूं, हाँ भाई बहुत तेज खींच दिया। तो ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं? क्या ये कोई मैड साइंटिस्ट करवा रहा है मुझसे? इसका फिलोसॉफिकल इम्पैक्ट पड़ेगा, स्केप्टिसिज्म आ जाएगा, हम एपिस्टेमोलॉजी पे सवाल उठाने लग जाएंगे। एपिस्टेमोलॉजी, स्टडी ऑफ नॉलेज, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉलेज, रूट्स ऑफ नॉलेज, कहाँ से आ रही है नॉलेज? क्या नॉलेज हमारे हाथ में है? क्या हमें कोई आउटसाइड फोर्स कंट्रोल कर रही है? क्या चैलेंजेस आएंगे अंडरस्टैंड करने में? क्या हम अपनी रियलिटी को ट्रस्ट कर सकते हैं? दिमाग घूमना शुरू हो जाएगा। तो क्या ये सही में मैट्रिक्स है? क्या हम सही में किसी की कठपुतली हैं? सवाल एक और। फिर तो आ गया नाहिलिज्म। भाई साहब नाहिलिज्म पे एक लेक्चर पेला गया था लंबा चौड़ा, बट व्हाट इज़ नाहिलिज्म? एक बिलीफ सिस्टम है जिसके ऊपर बिलीव करते आ रहे हो पूरे दिल से, फेथ से, किसी चीज़ के ऊपर भरोसा करते आ रहे हो, और अचानक से वो टूट जाए, अचानक से धोखा मिल जाए। हो सकता है किसी के लिए वो चीटिंग हो, कि आप बिलीव करते आ रहे हो अपने पार्टनर पे, बट आपके पार्टनर ने आपके साथ चीट कर दिया। या फिर हो सकता है आप अपने पापा, बहुत खुश मिजाज इंसान है आपके पापा या मम्मी, बड़ी अच्छी दोस्ती रहती है, आज तक हाथ नहीं लगाया, किसी दिन चमेट बजा दिया तो बहुत बुरा लग रहा है। हो सकता है कभी तुम्हारे फेवरेट टीचर ने, जो तुम्हारे मार्क्स नहीं काटता, उसने तुम्हारे साथ धोखाधड़ी करके तुम्हारे मार्क्स काट लिए। कुछ भी हो सकता है। हो सकता है तुम उस बार्बर के पास अपने बाल बनवाने नहीं गए जिसके पास हमेशा जाते हो, तो तुमने उसका बिलीफ सिस्टम शैटर कर दिया कि मेरा क्लाइंट मेरे पास से चला गया। वो तो डाइवोर्स से ज़्यादा खंजर घोंपता है। तो बहुत तरीके के नाहिलिस्टिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, मॉरल नाहिलिज्म, कॉस्मिक नाहिलिज्म, मेटाफिजिकल नाहिलिज्म और एथिकल नाहिलिज्म, पॉलिटिकल नाहिलिज्म। बट सबसे जो वाइडली एक्सपीरियंस नाहिलिस्टिक स्टेट होता है वो होता है एग्जिस्टेंशियल नाहिलिज्म, जहाँ पे इंसान को अपनी एग्जिस्टेंस ही मीनिंगलेस लगने लग जाती है कि क्यों ही कर रहे हैं हम, किस लिए ही कर रहे हैं। इस संसार का, इस ब्रह्मांड का, इस यूनिवर्स का कोई ऑब्जेक्टिव मीनिंग ही नहीं है। दिस इज मीनिंगलेसनेस एट इट्स पीक। और मैं कुछ भी कर लूँ, कुछ भी बोल लूँ, कोई भी तरीके का इसमें मीनिंग डाल लूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे देयर इज़ नो मीनिंग टू दिस वर्ल्ड। बट इसका एक आर्ग्यूमेंट, काउंटर आर्ग्यूमेंट ये आता है, ये तो पैराडॉक्स हो गया। प्रीचिंग नो मीनिंग इज ऑल्सो अ मीनिंग, जैसे हैविंग नो डिज़ायर इज ऑल्सो डिज़ायर। तो पैराडॉक्स हो गया, तो मीनिंग तो प्रीच कर ही रहे हो अपने को नाहिलिस्ट कहने में। तो यहाँ पे दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं, एक होते हैं एक्टिव नाहिलिस्ट, एक होते हैं पैसिव नाहिलिस्ट। एक्टिव नाहिलिस्ट वो होते हैं जो नाहिलिज्म को एम्ब्रेस करते हैं, एक्टिवली उसमें समझते हैं कि नाहिलिज्म मेरे साथ हो रहा है, और एग्जिस्टेंशलिज्म की तरफ जाते हैं। एग्जिस्टेंशलिज्म इज व्हाट? एग्जिस्टेंशलिज्म इज अ टूल टू कॉम्बैट एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, जो अभी सबको हो रहा है यहाँ पे। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस कॉम्बैट करने के लिए एग्जिस्टेंशलिज्म होता है, टूल है, वेपन है टू कॉम्बैट इट। एग्जिस्टेंशियल एंग से बाहर आने के लिए तो नाहिलिज्म उसमें डालता है। तो एक्टिव लोग तो लड़ेंगे, बाहर आएंगे। और पैसिव नाहिलिस्ट कौन होते हैं? पैसिव नाहिलिस्ट उसमें डूब जाएंगे, उसमें परेशान हो जाएंगे, जंग हार जाएंगे, और अपनी ज़िंदगी बेहतर करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेंगे। तो तुम क्या हो? तुम नाहिलिस्ट हो। हर इंसान किसी ना किसी क्षण में नाहिलिस्ट ज़रूर होता है। कोई ना कोई बिलीफ सिस्टम माइक्रो या मैक्रो लेवल पर टूटता है, मीजो लेवल पर टूटता है, बीच लेवल टूटता है और बनता है, तो हो ज़रूर। तो अभी तुम क्या हो? एक्टिव नाहिलिस्ट हो, लड़ते हो, या पैसिव नाहिलिस्ट हो, हार चुके हो। सेंटिएंट यूनिवर्स थ्योरी। अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारा यूनिवर्स का क्या परसेप्शन है, व्हाट डू यू थिंक यूनिवर्स एज? क्या यूनिवर्स में जान है या यूनिवर्स में ज्ञान नहीं है? आपका क्या टेक है? सेंटिएंट यूनिवर्स थ्योरी ये कहती है कि यूनिवर्स की भी एक जान है। यूनिवर्स इज कॉन्शियस एंड अलाइव एज यू आर। हम कहते हैं मेरा दिमाग अलग, मैं तो बहुत दिमाग है मेरे पास, उसके बाद दिमाग नहीं, उसके बाद दिमाग नहीं भाई। एक सिंगल दिमाग है,
एक सिंगल माइंड है दिमाग, मतलब फिजिकल दिमाग, ब्रेन नहीं, एक सिंगल माइंड है विच इज़ द यूनिवर्स। ये यूनिवर्स ही है जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। इसको पैन साइकिज्म का भी कॉन्सेप्ट कहा जाता है कि यहाँ पे थिंकिंग एंटिटीज़ है अलग अलग तरह की, जो हमें लगता है अलग हैं, बट दोज आर वन, देर इज़ यूनिटी। और अगर थिंकिंग एंटिटीज़ को इलेबरेट करोगे तो कहा तो ये भी जाता है कि स्टार्स का भी माइंड है, स्टार्स की भी कॉन्शियसनेस है, और स्टार्स अपने मूवमेंट का पाथ खुद डिसाइड करती हैं ना। अगर यूनिवर्सल मॉडल पे देखोगे, जो सोलर सिस्टम है, हमें लगता है वो ऐसे मूव कर रहा है ना, असली में वो हेलिक्स फॉर्म में मूव कर रहे हैं। जितने सोलर सिस्टम्स हैं, जितने प्लैनेट्स हैं, जितने वो जो रेवोल्यूशंस चल रहे हैं ना, वो हेलिक्स स्टेट में चल रहे हैं। हेलिक्स होता है ना, जैसे डीएनए का होता है, हेलिक्स होता है, वो एक दूसरे में इंटरलॉक्ड होता है, वैसे चल रहे हैं। अगर उसका मॉडल देखोगे तो चीज़ें उसके अराउंड ऐसे ऐसे चलते हुए जा रही हैं, रादर ऐसे ऐसे, ठीक है। तो चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग है। तो वो जो पाथ है, ये वाला जो सन मूव कर रहा है, चीज़ें उसके अराउंड ऐसे ऐसे मूव कर रही है, वो सन खुद पे खुद डिसाइड करता है। सॉलिप्सिज्म, क्या तुम इमेजिन कर सकते हो कि तुम्हारे मरने के बाद ये दुनिया एग्जिस्ट करेगी? अरे भाई, हम जिस तरीके से परसीव कर रहे हैं, हम अपने को मेन कैरेक्टर समझते हैं दुनिया के, हम अगर मर गए तो क्या होगा? भाई साहब, दुनिया आगे चलेगी, दुनिया तो बिल्कुल चलेगी, लेकिन हम यहाँ पे नहीं रहेंगे। कितना वियर्ड है ये फैक्ट कि भाई हमारे मरने के बाद, लेट से कोई इंसान किसी यंग एज में मर गया, उसका कोई लवर है, उसका कोई पार्टनर है, उसके घर वाले मूव कर जाएंगे, उसके फ्यूनरल के बाद फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। हो सकता है उसका जो लवर है, अगर कोई यंग एज में ख़त्म हुआ, वो दूसरी शादी कर ले, वो मूव ऑन कर जाए। तो तुम क्या चाहोगे कि तुम्हारे मरने के साथ साथ यूनिवर्स भी एंड हो जाए, या फिर वो यूनिवर्स आगे कंटिन्यू करता रहे? ये एक सेल्फ सेंटर्ड रियलिटी है और बहुत सेंसिटिव चीज़ है ये। सॉलिप्सिज्म एक ऐसा आइडिया है जो ये कहता है कि मेरा माइंड है जो रियलिटी है, और मेरे थॉट जो हैं वही रियल हैं। उसके अलावा जो सब कुछ है वो प्रोडक्ट है मेरी इमेजिनेशन के, जिसके साथ भी मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ, जो भी मेरे बाहर है। तो एक्सटर्नल वर्ल्ड के ऊपर, बाहरी दुनिया के ऊपर एक डाउट आता है, एक शक आता है, एक शंका आती है कि हम जो भी एक्सपीरियंस करते हैं अपने माइंड के थ्रू करते हैं। मेरे माइंड ने जो बना दिया वो बना दिया, बाकी जो मुझे सामने दिख रहा है वो तो सब कुछ फेक है, वो तो सब कुछ अजीब है। और यहाँ पे एक डाउट आता है कि जिन लोगों से मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ, जो मेरा दोस्त इतने सालों से मेरा दोस्त है, क्या वो रियल भी है, या वो मेरे माइंड का एक प्रोजेक्शन है, वो मेरे माइंड की एक फेक रियलिटी है? क्योंकि रियल तो मेरा माइंड ही है, बट हो सकता है वो परसेप्शन हो, एक फॉल्स आइडेंटिटी हो सकता है मेरा दोस्त जैसा मैं चाह रहा था, माइंड मेरा जैसा दोस्त चाह रहा था, उसने वैसा दोस्त सामने ढूंढ लिया, बना लिया। कहते हैं ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, जो तुम चीज़ें सोचो उस चीज़ की तरफ जाओगे। हो सकता है मेरा माइंड वो रियलिटी बना रहा है। तो सॉलिप्सिज्म के कॉन्सेप्ट में अगर तुम फंस गए तो कोई प्रूफ नहीं दे पाओगे एक्सटर्नल एग्जिस्टेंस का। सॉलिप्सिज्म कहता है कि देयर इज नो वे टू प्रूव कि एनीथिंग एग्जिस्ट बियॉन्ड योर माइंड, तुम्हारे माइंड के अलावा यहाँ पे कुछ रियल है ही नहीं, कुछ इंडिपेंडेंट है ही नहीं, सब कुछ तुम्हारे माइंड में। और ये एक फिलोसफिकल स्केप्टिसिज्म का बहुत एक्सट्रीम कॉन्सेप्ट हो गया कि भाई सॉलिप्सिज्म चैलेंज करता है कि जो हम अज्यूम कर रहे हैं जैसा एक्सटर्नल वर्ल्ड है या एग्जिस्ट करता है, वो असल में एग्जिस्ट ऐसा करता नहीं है, हमारा सिर्फ परसेप्शन उस हिसाब से है। इमैनुअल कांट का काम थोड़ा सा इसके तरफ जाता है, जो फिलोसोफर थे, द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉमिना फिनोमिना, बाद में उसको आर्थर शोपेनहावर ने और ज़्यादा रिफाइन किया ना। नॉमिना एक ऐसी चीज़ है जिसको समझ ही नहीं सकते, जिसको परसीव नहीं कर सकते, थिंग इन इटसेल्फ, और फिनोमिना है उसके अराउंड जो चीज़ें मूव कर रही है ना। शोपेनहावर का लेक्चर देखो, उसमें और अच्छे से समझ में आएगा। तो कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, कॉन्सेप्ट बड़ा डीप है। लेक्चर चाहिए तो भाई लेक्चर ही हर पार्ट में तो लेक्चर चाहिए। इस पर हर वीडियो हर पार्ट पे तो मैं एक लेक्चर पेल सकता हूँ, लेकिन किस किस पे बनाए, है ना, मेहनत भी तो जाती है। ओमनीपोटेंस पैराडॉक्स, एक थॉट एक्सपेरिमेंट देता हूँ, ठीक है। ये सारे रिलीजियस लोगों के लिए एक थॉट एक्सपेरिमेंट है। अभी तक तो अनबायस्ड हूँ भाई, मैं रिलीजन्स को भी ऊपर रख रहा हूँ और फिलॉसफी को भी ऊपर रख रहा हूँ, किसी को मैं नीचे नहीं दिखा रहा, लेकिन है ना, तो ज़बरदस्ती मत वो करना कमेंट सेक्शन में जाके। बट यहाँ पे एक थॉट एक्सपेरिमेंट है। लेट्स से यू बिलीव ऑन गॉड, ठीक है, गॉड पे बिलीव करते हो, तुम कहते हो कि गॉड इज़ ऑमनी प्रेजेंट, हर जगह है, ठीक है भाई, गॉड इज़ ऑल पावरफुल, है ना, ऑमनीसाइंट है, नॉलेज है, गॉड के पास इतनी ताकत है, जो ऑमनीपोटेंस का कॉन्सेप्ट होता है कि भाई उससे ज़्यादा ताकतवर कोई एंटिटी नहीं, ठीक है। अब तुमने गॉड को एक प्रॉब्लम दी, गॉड यू से यू आर ऑमनीपोटेंट, गॉड ने कहा बिल्कुल, और यू से कि यू कैन क्रिएट एनीथिंग, गॉड कहता है बिल्कुल,
कहता है ठीक है गॉड, एक ऐसा पत्थर बनाओ, इतना भारी पत्थर बनाओ, इतना भारी पत्थर बनाओ कि उसको तुम भी ना उठा सको। अब गॉड तो भैया कंफ्यूजन में पड़ गया, सोचो क्यों। अब भाई अगर मैं इतना भारी पत्थर बनाऊंगा जो कि मैं ही ना उठा सकूं, तो भाई तो फिर मेरी ओमनीपोटेंस, तो मेरा तो एक वो जो ताकत थी वो तो ख़त्म हो जाएगी, मेरा एक जो गुण था वो तो चला जाएगा, वो तो फ्लॉ बन जाएगा, तो गॉड का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया। और अगर गॉड कहता है नहीं नहीं मैं तो नहीं बनाऊंगा, तो तुम कहोगे आहा लो, तो बना ही नहीं पा रहे, क्यों नहीं बना पा रहे भाई तुम, जब तुम सब कुछ बना सकते हो तुम एक ऐसा पत्थर नहीं बना सकते, तो फिर काय बात के गॉड। तो लो भाई यहाँ पे भी फंस गया गॉड, तो विचारों विमर्श की सिचुएशन में फंस गए। अब यहाँ पे एक फिलोसफिकल डिबेट आती है, इसके काउंटर में ये आ सकती है कि भाई कि ये तो एक ऐसी चीज़ है विच इज़ लॉजिकली इम्पॉसिबल। तो ऑमनीपोटेंस मतलब ऐसी चीज़ करना जो लॉजिकली इम्पॉसिबल है, या फिर सिर्फ ऐसी चीज़ करना जो कि लॉजिकली पॉसिबल है। तो यहाँ पे ऑमनीपोटेंस को डिफाइन करना पड़ेगा कि ऑमनीपोटेंस बीइंग सिर्फ लॉजिकल चीज़ों पे ऊपर पावर एक्सरसाइज कर सकता है, या इलॉजिकल चीज़ जो कि ये पत्थर वाला कॉन्सेप्ट है उस पर भी कर सकता है। तो यहाँ पे तो गॉड के बराबरी पे पहुँच गए, माइक ड्रॉप मोमेंट हो गया गॉड के लिए, मतलब हमारे लिए। फिर आता है प्रोसेस ऑफ डेथ। कब ऐसा हुआ है कि तुम बैठ के अपनी डेथ के बारे में सोचते हो? भाई मैं तो नहीं सोचता, क्योंकि मुझे डेथ के कॉन्सेप्ट का मेरे को वियर्ड नहीं लगता, मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है डेथ के कॉन्सेप्ट कि देखना भैया होगा क्या, मतलब ये नहीं कि मार दिया जाए हमें या हम मर जाएं, बट क्या होगा, डर नहीं है, ऐसा खौफ नहीं है, एंड बिकम्स अ मोटिवेशन। ठीक है यहाँ पे जब तक जितना टाइम है उसको बिता लो, बट जो प्रोसेस ऑफ डेथ है जब उसको बैठ के समझोगे देखोगे, होता है ना कभी कभार अपना एक्सरे देखो या अपना सीटी स्कैन देखो, अपना एमआरआई देखो, तो देखता है कि यार हमारे अंदर भी एक भेजा है, हम स्पेशल नहीं है, हमारे अंदर भी वो भेजा है जिसको खोल दिया जा सकता है, जो सामने वाले के पास वो भेजा है। मेरे अंदर भी सेम हड्डियाँ हैं सेम अलाइनमेंट में जो सामने वाले की बॉडी में, हर इंसान की अलाइनमेंट वैसी, मैं भी एक जानवर हो गया, मैं तो अपने को स्पेशल समझता था। तो प्रोसेस ऑफ डेथ के साथ बैठो तो तुमको समझ में आता है कि ये आपको आपके हीरो फिगर से कितना डिटैच कर देगा। भाई हीरो तो हीरो, अगर हम बोलें कि भाई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी टॉयलेट करते हैं तो सुनने में कितना वियर्ड लगे, सेलिब्रिटी भी, ये तो हम उनको हूर का परा हूर की परी समझते थे भी टॉयलेट करते हैं, नहीं भाई इंटरेस्टिंग, ये तो, या मेरी क्रश भी टॉयलेट करती है या करता है, तो ये तो भाई वैसी बात हो गई, ये तो हमारे जैसा हो गया, तो हमें इनमें फ़र्क क्या हो गया, हमने तो इनको यहाँ रखा था, ये तो हमारे जैसे हैं। तो जो बायोलॉजिकल प्रोसेस जैसा शुरू होता है कि डेथ जब होती है, जब तुम रियलाइज़ करोगे कि हमारे वाइटल ऑर्गन्स ख़त्म होने शुरू होते हैं, फिर सेलुलर ब्रेकडाउन होता है, विदाउट ऑक्सीजन जो हमारे जो टिश्यूज़ हैं, वो टिश्यू हैं, सेल्स हैं, वो डीके सड़ना शुरू हो जाते हैं। हमारा जो कॉन्शियसनेस है, कहते हैं ना 7 मिनट तक आपकी कॉन्शियसनेस रहती है, हमारे एक्सपीरियंसेस अब नहीं रहे, वो हमारे थॉट्स अब वो नहीं रहे, और फाइनली हम जिस मिट्टी से बोला जाता है बने उसी मिट्टी में मिल जाते हैं, और नेचुरल साइकिल कंप्लीट हो जाता है। हम मिट्टी छोड़ो, बहुत मेटाफोरिकल बात हो गई, जिन एलिमेंट्स से बने हैं, केमिकल एलिमेंट्स से बने हैं, उन्हीं केमिकल एलिमेंट्स में जाके मिल जाते हैं। तो भाई हमारी बॉडी भी वही बन जाएगी, हमारी बॉडी में मिट्टी में मिल जाएगी। हम क्या तोप हैं, हम क्या अलग हैं, ये हड्डियाँ गल जाएंगी, ये खाल गल जाएगी, इसमें तो कुछ स्पेशल है ही नहीं, इसमें तो कुछ यूनिक है ही नहीं, हम तो स्पेशल है ही नहीं, हम तो अपनी कहानी के हीरो हैं ही नहीं। बैठ के सोचो, पहली बार सोचोगे तो थोड़ी तो फटेगी, बट हाँ बाद में यू विल एम्ब्रेस इट। फिर आता है सॉन्डर। सॉन्डर इज़ अ रियलाइजेशन, एक ये साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, बट एक रियलाइजेशन है कि सबकी अपनी कॉम्प्लेक्स लाइफ्स हैं। हम सोचते हैं ना कि मेरी लाइफ कॉम्प्लेक्स है, मैं ही परेशान हूँ, मेरी ज़िंदगी में दुख दर्द पीड़ा है, बट जिस दिन तुम एम्पथाइज करोगे, कंपैशन से समझोगे सामने वाले को कि भाई उसकी भी ज़िंदगी मेरे जैसी है, उसके भी लगे पड़े हैं, मेरे भी लगे पड़े हैं, सबके लगे पड़े हैं, सब अपनी ज़िंदगी में परेशान हैं। हमें लगता है कि हम अपने स्टोरी के मेन कैरेक्टर हैं, सब कैमियो रोल करने आए हैं, सब साइड रोल करने आए हैं, सबको साइड रोल मिला हुआ है। उसको भी वो लगता है कि हम किसी और की स्टोरी में साइड रोल है ना। हो सकता है कि तुम्हारा कोई ड्राइवर है, तुम्हें लगे कि मैं तो ड्राइवर ही है भाई, क्या है बड़ी बात है, होता है ना लोगों में, एक ड्राइवर ही है क्या बड़ी बात, बट उस ड्राइवर को लगेगा एक और क्लाइंट है क्या बड़ी बात है ना। तो जब हम ये रियलाइज़ करते हैं, विच इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉन्डर, कि सबकी लाइफ कॉम्प्लेक्स है, तो चीज़ें पर्सपेक्टिव में आनी शुरू होती है। अच्छा ठीक है, सबके साथ ऐसा है, अपना पेन ना जाना शुरू हो जाता है, अपना पेन कम होने लग जाता है, अपने अंदर एक साइकोलॉजिकल एम्पैथी और कंपैशन आता है। तब जैसे जब मेरे फादर एक्सपायर करे थे कोविड में, तो फटी पड़ी थी, कैसे हो गया भाई, एक इंसान चलता फिरता हेल्दी, अचानक से कोविड में ख़त्म हो गया, अनएक्सपेक्टेड।
फिर बाद में स्वॉन्डर का कॉन्सेप्ट आया कि अगर हमारी भी लगी पड़ी, बहुत फैमिलीज़ हैं, हर मतलब आधे घंटे पे लोग मर रहे थे हॉस्पिटलों में, इतनी फैमिलीज़ मर रही हैं, लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ वेंटिलेटर, लैक ऑफ बेड्स, मर रहे हैं भाई, सबके साथ हुआ, तो आई एम नॉट स्पेशल। तो वो चीज़ ना वो सिमर डाउन हो गई, वो पेन जो था वो फेड अवे हो गया। अगर मैं इस कहानी का हिस्सा हूँ तो और भी लोग इस कहानी का हिस्सा हैं। कॉन्शियसनेस, हम जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, तुम ये वीडियो देख रहे हो, तुम ये कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, कोई नोट बना रहा होगा, कोई पानी पी रहा होगा, कोई खाना खा रहा होगा, कोई किचन में काम कर रहा होगा, कोई अपना शेल्फ संभाल रहा होगा, है ना, सुनते हुए, जिस भी माध्यम से आप सुन रहे हैं, ये जो इंटरप्रिटेशन हो रहा है इस चीज़ का, वो कैसे हो रहा है? क्या चीज़ है तुम्हारे अंदर जो ये चीज़ें इंटरप्रेट कर रही है? क्या इसको तुम कॉन्शियसनेस कहोगे? अब कॉन्शियसनेस की कोई एग्रीड अपॉन थ्योरी नहीं है, कोई सिंगुलर थ्योरी नहीं है। कॉन्शियसनेस इज बेसिकली, अगर उसको एक फैसेट से देखा जाए, एक पर्सपेक्टिव से देखा जाए, वैसे तो उसको बहुत पर्सपेक्टिव, विच इज़ बेसिकली अवेयरनेस ऑफ सेल्फ। हम क्या हैं, हमारे थॉट्स क्या हैं, हमारी फीलिंग्स क्या हैं, हम अवेक हैं, हम अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, चीज़ों को इंटरेक्ट कर रहे हैं, चीज़ों के साथ तालमेल बना रहे हैं। दैट इज़ वॉट अवेयरनेस ऑफ सेल्फ इज इन कॉन्शियसनेस। अब अगर इसको वापस से फिजियोलॉजिकल या न्यूरोलॉजिकल लेवल पे समझोगे तो ये बहुत, ये कहा जाएगा कि ब्रेन है, ब्रेन के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, वो इंटरेक्ट कर रहे हैं और न्यूरल लिंकिंग की वजह से चीज़ें हो रही हैं, हमारी थॉट्स बन रही हैं, मेमोरीज बन रही है, पर्सपेक्टिव्स बन रहे हैं। बट मिस्ट्री ये है, साइंस समझा तो देता है, केमिकल चल रहे हैं, एंजाइम ऊपर नीचे हो रहे हैं, है ना, बट ये जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं उस वजह से, इमोशंस, ड्रीम्स, अवेयरनेस, वो क्या है, उसको कैसे साइंस एक्सप्लेन करेगी, उसको तुम कैसे इलेबरेट करोगे? तो हमेशा से ना ये एक बहुत फैसिनेटिंग और इटर्नल क्वेश्चन रहा है फिलॉसफी का कि व्हाट इज़ कॉन्शियसनेस? ये कॉन्शियसनेस है क्या? क्या ये एक आत्मा है? क्या एक फिजिकल एंटिटी है? एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ था, आई डोंट रिमेंबर द साइंटिस्ट नेम, जिसने मरने से पहले डेड बॉडीज़ को एक वेइंग स्केल पे रखा, बहुत माइन्यूट सी वेइंग स्केल के ऊपर। जैसे ही वो मरता था तो कुछ वेट उसमें से कम हो जाता था बॉडी में से। तो उसने कहा कि भाई एक आत्मा है जिसका वेट होता है वो निकल जाती है, तो क्या एक फिजिकल एंटिटी है, या ये एक साइकोलॉजिकल एंटिटी है, या ये हवा में है, ये है क्या? इनएक्सप्लेनेबल है, इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। माइंड ऑफ गॉड, अब ये गॉड्स माइंड का क्या कॉन्सेप्ट है? भाई जो भी चीज़ें इस यूनिवर्स में हो रही है, छोटे पार्टिकल क्वांटम लेवल से लेके बड़े लेवल पे कि सुपर मैसिव ब्लैक होल किसी चीज़ को खींच रहा है, या यूनिवर्सल लेवल पे सब कुछ गॉड कर रहा है। गॉड इज़ अवेक, गॉड इज़ वोक, गॉड का अपना एक कॉन्शियस माइंड है, गॉड का अलग ही कॉन्शियस माइंड है। इस माइंड के पास डिवाइन नॉलेज है, ओमनी साइंस बोलते हैं ना, ओमनी साइंस की भाई ऐसी कोई नॉलेज नहीं है जो इस गॉड के पास ना हो। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ह्यूमंस क्या है, ह्यूमंस क्या नहीं है, यूनिवर्स कैसे काम करेगा, वो साइंटिफिक कुछ फिलोसफर्स तो कहते हैं यूनिवर्स कैसे काम करेगा, उसके मैकेनिज्म्स क्या है, उसका डायरेक्शन क्या है, उसको कैसे शेप करना है, वो गॉड अपनी विल के अकॉर्डिंग करता है। वो या वो जो एंटिटी है वो अपने विल के अकॉर्डिंग करती है, जिसको हम गॉड्स माइंड बोलते हैं। अब ये थ्योरी क्वेश्चंस उठाने पे मजबूर करती है, क्या हम गॉड्स माइंड की तरह थोड़ा सा भी सोच सकते हैं? उसको अगर हम बिलियन टू द पावर 10th का डिवीजन भी करें, उतनी सी भी अगर हमारे अंदर नॉलेज है तो हम उसको समझ सकते हैं? क्या हम कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं कि गॉड की नॉलेज कैसी होती होगी, गॉड का ओमनीसाइंड का कॉन्सेप्ट कैसा होता होगा? बट इन थ्योरी ये जो माइंड ऑफ गॉड है उसका कॉन्सेप्ट ये है कि गॉड्स माइंड इज़ नॉन फिजिकल, फिजिकल नहीं है, और प्योरली इंटेलेक्चुअल। उसका कोई ब्रेन नहीं है कि ब्रेन है, भेजा है और भेजे के अंदर न्यूरल लिंकिंग चल रही है जैसे इंसानों में चलती, नहीं, वैसा नहीं है। इट इज़ प्योरली नॉन फिजिकल एंड प्योरली इंटेलेक्चुअल। वाई, क्यों? यही है द बेसिक्स ऑफ एवरीथिंग। अब हम एकदम नीचे आ गए एग्जिस्टेंशियल आइसबर्ग के। क्यों? जो द रूट ऑफ नॉलेज है एपिस्टोमोलॉजी, उस रूट ऑफ नॉलेज का भी क्यों, और ये क्यों ही है जो सवाल उठाता है, और ऐसे सवाल उठाता है जिनका कोई जवाब ही नहीं है। मतलब कि भाई हम सफ़र क्यों कर रहे हैं, हम मरने क्यों वाले हैं, इस लाइफ का क्या मीनिंग है, क्यों मीनिंग है, अगर है भी तो किस लिए है, हम पैदा क्यों हुए, हम जिंदा क्यों हैं? और ये हमेशा हमें वंडर करवाता है, हमेशा हमें सोचवाता है कि हम
ऐसी चीज़ों के पीछे भागते हैं, ऐसी चीज़ों का मीनिंग ढूंढने की कोशिश करते हैं जो शायद कभी एग्जिस्ट ही ना करती हो सकता है गॉड एग्जिस्ट करे, हो सकता है गॉड एग्जिस्ट सही में ना करे, लेकिन फिर भी हमने अपनी पूरी ह्यूमन हिस्ट्री, जो छोटा सा टाइम स्पैन था, ये अगर यूनिवर्सल टाइम स्केल पे देखें तो ये फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड से भी कम है जिसमें ये पूरी ह्यूमन एग्जिस्टेंस आई है, जो कि 2.5 लाख 3 लाख साल से है बायोलॉजिकली एवोल्यूशनरी। बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड है, हम वो टाइम निकाल रहे हैं सोचने में, ढूंढने में एक ऐसी चीज़ हो सकता है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो एग्जिस्ट ही ना करती हो, और इससे कोई एस्केप नहीं है फेट का। अगर हम क्यों सवाल उठाएं, वाई, ये हमें लीड कर सकता है टू द आइडिया कि भाई सब कुछ हमारे लिए पहले से ही डिसाइडेड है और चॉइसेस मैटर नहीं करती एट द एंड ऑफ द डे। और सबसे स्केरी थॉट पता है क्या है, हम जितने वाई पूछेंगे हम उतने गहराइयों में घुसते जाएंगे, और अगर इन वाइज का जवाब नहीं मिला तो ये सबसे डरावनी चीज़ है। वाई आर वी हेयर, व्हाट विल हैपन आफ्टर डेथ, व्हाट हो गया वो, बट वाई ही है एक तरीके का, वो सवाल है, वो वाई क्वेश्चन है। वो उन क्वेश्चंस के जवाब नहीं मिले तो भाई ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। नथिंग इज़ एवरीथिंग। हमें क्या लगता है, नथिंग इज़ अ वॉइड, नथिंग इज़ कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, बट क्या पता नथिंग इज़ एवरीथिंग, उस नथिंगनेस में ही सब कुछ है। हो सकता है जिन चीज़ों को हम इग्नोर कर रहे हैं, ये कह के नथिंग, इसमें तो कुछ नहीं है, उसी में सब कुछ छुपा हुआ हो। कहते हैं ना, जिन चीज़ों को आप छोड़ दें उसी के अंदर अगर सब कुछ हो तो ये लग जाएगी। हो सकता है हम बहुत चीज़ों को नहीं समझ पाते, हमारा माइंड नहीं समझ पाता, हमारी कॉन्शियसनेस नहीं समझ पाती, तो हम उन चीज़ों को नथिंग बोलते हैं, क्योंकि हम उसको ग्रास्प नहीं कर पा रहे, हम उसको समझ नहीं पा रहे, तो हमने उसको नथिंग कह दिया। और अगर हम नथिंग नहीं समझेंगे तो समथिंग कैसे समझेंगे? अगर हमें कंपैरिजन ड्रॉ करना है, देयर इज़ नथिंग एंड दिस इज़, लेट्स से दिस इज़ समथिंग, भाई ये कुछ है, ये यहाँ कैसे आया, ये इस जगह पे, ये स्पेस में, ये कैसे ये जगह ले रहा है ना? या तो वॉइड हो सकता है, वॉइड में जगह कैसे ले रहा है, क्योंकि हमें ये पता था कि यहाँ पहले कुछ नहीं था, अब यहाँ ये है, देयर वॉज नथिंग, नाउ देयर इज समथिंग। तो यहाँ पे नथिंग एंड समथिंग एक बैलेंस क्रिएट करता है फिलॉसफी में, कि हमें दोनों चीज़ों को समझना ज़रूरी है, एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस। हम जी क्यों रहे हैं? क्योंकि हम मरे हुए नहीं हैं। हाउ डू यू अंडरस्टैंड हैप्पीनेस? बिकॉज यू अंडरस्टैंड सफरिंग। ये जो कॉन्ट्रास्टिंग डुअल नेचर के कॉन्सेप्ट्स हैं, ये इसी से निकल के आते हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड नथिंग in order to fully grasp and understand something। समझ रहे हो? तो ज़्यादा नथिंग समथिंग ना हो जाए। दिस वॉज द एग्जिस्टेंशियल आइसबर्ग। वापस से गोल बताऊंगा, 3000 लाइक्स का गोल है। अगर इस वीडियो पे आता है तो मुझे इंडिकेशन मिलेगा, दिस इज़ जस्ट इंडिकेशन कि हाँ भाई लोगों को मज़ा आया। आगे इसके ऊपर और अलग अलग तरीके के वीडियोस बनाए जाएंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करें। माइंड इधर उधर जा रहा था, बहुत ओवरलैप भी हो रहा था। एक बार वीडियो को वापस से देखना, एग्जिस्टेंशियल आइसबर्ग को खुद से देखना, खुद से इंटरप्रेट करके समझने की कोशिश करना। और अगर अभी तक मेरा देसी एग्जिस्टेंशियलिस्ट वाला चैनल नहीं जाके आपने देखा है तो जल्दी जाके चेकआउट करिए और जाइए, वरना अब हमारे साथ सबके साथ एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो जाएगा। चलो भैया निकल लो।